बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। इस वीकेंड पे जी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि सर्दी शायद आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, लेकिन जिन इलाकों में लोग जा रहे थे क्योंकि हमें तो सोशल मीडिया से आइडिया होता है, तो वहाँ पे अच्छी खासी सर्दी है, लेकिन उसके बावजूद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने ट्रैवल किया। दो के बर्फ़बारी है उस वाले मामले में हमेशा कहते हैं कि थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए, बट इट्स गुड, बी सेफ। आई होप यू गाइस हैव अ ग्रेट वीकेंड। और इसके साथ साथ जी आज मंडे का दिन है। आप पता होता है ना, मंडे को थोड़ी मंडे ब्लूज़ हो रहे होते हैं, एनर्जी थोड़ी आपको उसका मोमेंटम पकड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि सुबह सुबह अपना मूड भी अच्छा करें, आपका मूड भी अच्छा करें, लेकिन मूड अच्छा करने के लिए हमारे पास खबर नहीं है, माजरत के साथ, क्योंकि अगर आप मैच देख रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, तो आपका मूड रात से ही ख़राब होगा। लेकिन मुल्तान में जी ये मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान। दूसरा टेस्ट मैच है जिसमें पाकिस्तानी टीम जो है खासी मुश्किलात का शिकार हमें नजर आ रही है। वेस्ट इंडीज़ ने जी अपनी दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाकर पाकिस्तान को 254 रन का हदफ दिया है, जिसके ताक़ुब में पाकिस्तान की जो 76 रन पर 4 विकेटें गिर चुकी हैं। मैच के दूसरे रोज़ का खेल ख़त्म होने तक पाकिस्तान को जीत के लिए 178 रन दरकार होंगे, 178 रन, जबकि वेस्ट इंडीज़ को सिर्फ 6 विकेटें दरकार है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों यानी बैटर्स की बात करेंगे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे जी, अभी भी करते हुए नज़र तो आ रहे हैं, जबकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों ने वो क्या कर रहे हैं ये तो हम सब देख ही रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर अच्छा स्कोर भी किया है, लेकिन ओवरऑल जो टीम परफॉर्मेंस है बैटिंग को लेकर हम थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं। लेकिन उसके साथ साथ नुमान अली, साजिद खान ने परफॉर्म किया। लेकिन आज हम इस पे बात करेंगे कि क्या हमें याद नहीं रहा या हम उस गलत फहमी में थे कि इस पिच के ऊपर हमने सिर्फ बॉलिंग नहीं करनी, हमने बैटिंग भी करनी है, और हम अगर बैटिंग करेंगे तो हमें क्या मुश्किलात होंगी, इस पे हम ज़रा तज्जिया ले लेते हैं। ज़ीशान राना हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? I'm much better than the last time. That's great. अच्छा ज़ीशान, आपका भी मूड बहुत सारे लोगों की तरह ऑफ है कल का मैच देखकर। मंडे को वैसे बंदा थोड़ा स्लो होता है, फिर मैच देखा हो तो और स्लो हो जाता है। एक्चुअली जी मेरा मूड पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड कभी भी एवर सिंस आई हैव बीन कमिंग हियर, मेरा मूड हमेशा थोड़ा ऑन द क्रिटिकल साइड ही होता है। अभी आपने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आपने इतना कुछ कह दिया, मेरे कहने में क्या रह गया। नहीं। सो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना, वो इट हैज़ बिन डिसअपॉइंटिंग बट एक्सपेक्टेड, बिकॉज दिस इज़ अ टेस्ट मैच, और आपकी इन पिचेस पे मुझे कुछ इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं कि हमारी जो पिचेस हैं स्पिन पिचेस हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू, बिकॉज आपके पास स्पिन ट्रैक्स हों, बट उसके अलावा भी ये होता है कि आपके बैटर्स भी जो है ना इक्विप्ड होने चाहिए स्पिन बॉलिंग को खेलने के लिए। इक्विप वो तब होते हैं जब आप अपने डोमेस्टिक सर्किट में खेलते हैं। आपकी मुल्तान की पिच हो, लाहौर की पिंडी, पाकिस्तान की कोई पिच हो, ट्रेडिशनली वी यूज्ड टू हैव स्पिन ट्रैक्स, जहाँ हमारे क्विक बॉलर्स जो थे ना, जिनको पिच की इतनी ज़रूरत नहीं होती, दे वर क्विक थ्रू द एयर, तो वो उसमें इफेक्टिव हो जाया करते थे। आपने यहाँ बॉलिंग की बात की, यस नुमान एंड साजिद अली हैव बीन स्टैंडर्ड बॉलर्स, बट एट द सेम टाइम आप ये देखिए दे हैव बीन वेरी गुड इन पॉलिशिंग द टॉप ऑर्डर्स। टॉप ऑर्डर होता है वो मेरिट पे बॉल को खेलते हैं, तो अच्छी बॉल पड़ती है ना, तो उसके ऊपर वो जो है वो जल्दी आउट होते हैं। लेकिन जो टेलेंटर्स होते हैं उन्होंने हमारी पूरी बॉलिंग को सिंस बांग्लादेश सीरीज़, मैं आपके पास जब भी आता हूँ ना, मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेके साथ जरूर आता हूँ। बांग्लादेश में वी लॉस्ट द मैचेस आफ्टर हैविंग 6 विकेट्स फॉर 26 रन्स, और फिर टेल के जो स्कोर्स हैं वो 150, 200 और 150 रन हो रहे हैं। इस टेस्ट मैच में अगर आप पर्टिकुलरली देखें, इनफैक्ट जो बेल है ना डेंजर की, वो लास्ट टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में जब जोमेल वॉरिकर ने 7 आउट किए, वी गॉट आउट फॉर 150 ऑल आउट इन द सेकंड इनिंग्स मुल्तान फर्स्ट टेस्ट में। नो वन टॉक्ड अबाउट इट, बिकॉज जब आप जीतते हैं तो आपकी बुराइयां छुपा देती है, मास्क कर देती है। अब यहाँ पर ऐसे हुआ कि आपने 163 पे उसको ऑल आउट कर दिया, एंड ट्रस्ट मी, मैं एक और शो पे बैठा हुआ था एंड वी वर 129 for 5 एट द टाइम। बाय द टाइम आई हैड फिनिश्ड माय प्रोग्राम, हम ऑलरेडी ऑल आउट हो चुके थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट हाफ एन आवर प्रोग्राम। एंड ये बात मैं आपको बता रहा हूँ परसों की सैटरडे की। अब यहाँ पर है क्या, फर्स्ट इनिंग्स में फिर उनके लास्ट 4 बैटर्स ने, यानी कि 7th, 8th, 9th, 10th बैटर ने 135 रन स्कोर किए। गुदकेश मोती ने जिसने फर्स्ट इनिंग्स में विकेट्स ली, उसने 55 रन किए, द हाईएस्ट फॉर द फर्स्ट इनिंग्स इन बोथ फ्रॉम बोथ द टीम्स। सेकंड इनिंग्स में
क्रेग ब्रैथवेट जिसने 74 बॉल पे 55 रन आपको किए, उसने आपकी स्पिन बॉलिंग एज वेल एज जो आपका सो कॉल्ड फास्ट बॉलिंग था बॉलर काशिफ अली, उसको दे टुक देम ऑल अक्रॉस द पार्क। आए थे हमारी बैटिंग के ऊपर। अब अगर अपनी 4 विकेट्स देखी होंगी, फर्स्ट शान मसूद एक नॉर्मल सी बॉल पे सिंक्लेयर की, एक ऑर्डिनरी बॉलर हु वुड बी बॉलिंग एट द बेस्ट इन द ग्रेड 2 इन पाकिस्तान, उस पर आप एलिजिबल हो गए। यू नो दैट यू हैव कॉट इन फ्रंट ऑफ द विकेट्स, आप फिर उस पर रिव्यू ले रहे हैं। आप रिव्यू क्यों ले रहे हैं? पहला फ्लॉ। दूसरा, कामरान गुलाम की अपनी विकेट देखी होगी। आप यकीन कीजिए अरमला कि ऐसी क्रिकेट स्ट्रीट पे भी हम नहीं खेलते। व्हेन आई वाज इन 5th ग्रेड, मैं बैटर कोई भी नहीं रहा हुआ, मुझे पता है कि आपने लेग स्टंप से बाहर जाके सिर्फ स्वॉट नहीं करना। उसने मैक्सिमम कोशिश की है कि वो अपनी विकेट थ्रो अवे कर ले। मोहम्मद उरेरा अराउंड विकेट लेफ्ट आर्म स्लो बॉल बॉलिंग कर रहा है और आप उसको रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। आपको किस चीज़ की जल्दी? दैट वाज द सेकंड डे ऑफ द मैच, सेकंड डे ऑफ द टेस्ट मैच। एग्जैक्टली, जल्दी किस बात की? जल्दी ये होती है शायद दे हैव अदर प्रायोरिटीज़। शायद उनको होटल के कमरे में अपनी सहूलत मिल रही थी, उसको वो एंजॉय करना चाहते हैं, विच दे हैवंट सीन एज येट इन देयर लाइव्स। दे शुड ग्रो आउट ऑफ इट नाउ। कामरान गुलाम को PSL खेलते हुए टाइम हो गया है। हुरैरा हैज़ बीन इन द सर्कल फॉर द लास्ट 3 years। आप पाकिस्तान A टीम के साथ आपने टूर किया है। दिस वाज जस्ट नॉट द टाइम फॉर यू टू प्ले T20 शॉट्स इन अ टेस्ट मैच जिसके आप पहले डे में 20 विकेट्स अरमुला, वी हैड द बोथ टीम्स हैड लॉस्ट 20 विकेट्स। तो ये आप बता ही रहे हैं कि आपका स्टैंडर्ड क्रिकेट कहाँ चला गया। बाबर आजम एक नॉर्मल जुमल वॉरिक का नाम है उसका, लेफ्टी का, उसने बॉल किया है, बल्कि राइट सिंक्लेयर ने बॉल किया, और आपको बाउंस ही आपसे स्मदर नहीं हुआ और आपने उसको नज किया और अपने लेग स्टेप में आउट हो गया। 31, 30, 40 रन करके आउट होना इज़ अ सिन इन टेस्ट क्रिकेट, लेकिन हमारी टीम उससे बिल्कुल भी कुछ लर्न नहीं कर रही। प्लस हमारा ना काजिम ट्रॉफी के मैचेस खत्म हुए थे, तो उसमें आपका एक लड़का है मूसा खान फ्रॉम इस्लामाबाद, ही प्लेस फॉर द KP रीजन, फेडरल रीजन एज वेल। उस लड़के ने 5 टेस्ट मैचेस में ही टुक 38 विकेट्स, उसने 4-5 विकेट हॉल्स लिए। लेकिन आपने उसकी जगह काशिफ अली को, हु हैड टेकन 9 विकेट्स, हु इज़ अ मिलिट्री मीडियम पेस बॉलर, और मूसा खान वो लड़का है जिसके ऊपर ब्रेट ली, ऑस्ट्रेलियन लेजेंडरी फास्ट बॉलर, ने बकायदा वीडियो की थी कि आपकी बॉलिंग एक्शन अच्छा है, ही स्टिल बॉल्स वेरी क्विक। आपने उसको चांस नहीं दिया। अब अगर आप पाकिस्तान जैसे कंट्री में आपके चीफ सेलेक्टर आते हैं, स्टैंडिंग हेड कोच आकिब साहब, वो कहते हैं कि जी हमारी रिवर्स स्विंग नीचे गिर गई है। आई वांट टू आस्क हिम कि पाकिस्तान की पिचेस पहले का फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करती थी। वी ऑलवेज हैड बॉलर्स हु वर क्विक। इट्स ओनली इफ यू आर क्विक इन द एयर ना, आप तभी टैलेंटर्स को आउट करते हैं। आप साउथ अफ्रीकन सीरीज हार के आ गए बिकॉज आपने 2 विकेट्स जो है ना, 2 विकेट्स 53 रन अपनी डिफेंड कर सके। और आपका ये ट्रेंड किसी भी मुल्क से आता है तो यहाँ कर रहा है। याद होगा आपको, मैंने आपको कहा था वनडे में हमारी नेशन बड़ी होपफुल है कि हम अपना चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा अच्छा करेंगे। अगर मेरी और हमारी और साउथ अफ्रीका की बायलैटरल सीरीज़ होगी ना, वो हमेशा एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। तो कहेंगे 50 ओवर जीत भी जाओ कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी स्ट्रेंथ का पता लग जाए, तुम्हारा स्वॉट एनालिसिस हो जाए, हम ICC टूर्नामेंट में तुम्हें पकड़ेंगे। और अब आप देखिएगा बाय द टाइम 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होती है ना, यू आर इन फॉर अ बिग शॉक। I'm telling you, yes, I'm telling you this. आपका पहला मैच है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, your second match is against India 23rd February, and your third match is against Bangladesh. इन तीनों में से कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसको आप इजीली ले सकें। हम समझ रहे हैं एक मैच इंडिया के अगेंस्ट है, चलो कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाएगा, हाइप क्रिएट कर देंगे यार, इट डजंट गो लाइक दिस। इट्स अ साइंस जहाँ आप बार बार फेल हो रहे हैं, और जब तक आप फ्रीजिंग पॉइंट फार्मूला को और बॉलिंग पॉइंट फार्मूला को नहीं ना फैक्टर इन करेंगे, आप कभी भी आगे नहीं जा सकेंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मैं फिर नेक्स्ट वीक आऊँगा, उससे नेक्स्ट वीक आऊँगा, मैं यही बातें कर रहा हूँ। आई एग्री ज़ीशान, वैसे आप जो बात कर रहे हैं सीरियसली, अनफॉर्चुनेटली हम जब भी क्रिकेट को डिस्कस कर रहे होते हैं, ये जो ज़ीशान की बड़ी अच्छी बात है कि जब भी आते हैं बहुत क्रिटिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद हमें एनालिसिस देते हैं। और ये चीज़ अगर हम सब यहाँ स्टूडियोज़ में और एनालिस्ट बैठ के ऑब्जर्व करें, देन देयर इज़ अ होल टीम जो किस चीज़ को ज़ाहिर है ऑब्जर्व कर रही होगी, और लोग आकर टेलीविजन्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बात करें, देन वाई आवर मैनेजमेंट इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड कि हम ये जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या जो हम चांसेस इन प्लेयर्स को दे रहे हैं, और इवन ये जो हमने मुल्तान की पिच के साथ किया है, ठीक है, वी वांटेड टू विन, हमें होम ग्राउंड का एज था, बट वी कांट डिनाई दैट फैक्ट कि हमने भी उसी पिच पे बैटिंग भी करनी है, बॉलिंग भी करनी है। अगर वेस्ट इंडीज़ खेल रही है तो हमने भी तो खेलना है ना। मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये कि होम कंडीशंस का एडवांटेज लेना इज़ नॉट बैड, यू कैन ऑलवेज टेक द होम एडवांटेज। पॉइंट ये है कि आपने होम एडवांटेज को स्टेयर इन करना कैसे है। मैंने एक स्पिन ट्रैक बना दिया, लेकिन मेरे पास सारी जो टीम है, आई जस्ट स्टार्ट विद रिजवान, बाबर एंड ऑल दीज प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन द इंटरनेशनल टीम, इनका लास्ट
फर्स्ट क्लास मैच कौन से हो रहे थे? दे नॉट प्लेइंग द फर्स्ट क्लास मैचेस. व्हेन यू डोंट प्ले फर्स्ट क्लास मैचेस, उसका होता क्या है? आपका टेम्परामेंट नहीं डेवलप होता, आपको अपनी उन कंडीशन से फेमिलियरिटी नहीं होती. देखिए अमला, इफ़ आई एम लाइव एट द मोमेंट ना, so unless and until I know how to talk on the live transmission, I will never be able to control what I want to and what I don't want to disseminate. Absolutely. जब आप एक कंडीशन में जाते हैं और आप कहते हैं कि जनाब हमने आपके लिए टेलर मेड पिच बना दी है, so उसके ऊपर नेट प्रैक्टिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू टू हैव ग्रिप ऑफ थिंग्स. आपको मैच की सिमुलेशन करनी पड़ती है, आपको सिचुएशन में आना पड़ता है. अभी आप बताइए, कामरान गुलाम ने, हुरैरा ने, इन लोगों ने और इन तमाम प्लेयर्स ने अगर ऑफ लेट 4 डे मैचेस खेले होते, काज़न ट्रॉफी में पार्ट लिया होता, तो इनके ऊपर ये दिल नहीं आना था. एंड द आयरनी ऑन दिस इज़ इमामुल हक आपका, आई हैव नेवर सपोर्टेड द गाय, बट दिस टाइम अराउंड आई एम सपोर्टिंग बिकॉज एवर सिंस ही वाज आउट ऑफ द टीम, वो वापस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में गया, उसने परफॉर्म किया, टॉप 3 बैटर्स में आया. आपने उसको मेन ड्राफ्ट में तो रख लिया, लेकिन आपने उसको टेस्ट मैच नहीं खिलाया. क्यों नहीं खिलाया? कहीं उसकी नॉक अच्छी हो जाए तो शायद रिजवान को उसको अपनी वनडे टीम में रखना ना पड़ जाए. एंड दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग. सेकंड थिंग इज़ ये कैप्टनसी लैक्स इनिशिएटिव, लैक्स इंटेंट. शान मसूद कुड क्लियरली बी वन ऑफ द बेस्ट, द मोस्ट वेल स्पोकन कैप्टन वी हैव एवर हैड आफ्टर आवर लेजेंडरी कैप्टन्स. बट उसके लिए तो आप मीडिया का कोई बंदा यूज़ कर, PRO यूज़ कर सकते हैं. शान मसूद इज़ नॉट परफॉर्मिंग, और आपकी परफॉर्मेंस बैड फॉर्म ये नहीं होती कि आप 3 मैचेस में एक में 50 करेंगे, 100 कर लेंगे. बैड फॉर्म ये होती है कि आपकी जो है ना, आपका एक सीज़न सही ना चल रहा. शान मसूद की एप्लीकेशन का मसला है. आपने कभी शान मसूद को देखिएगा वो बॉल को ड्रैग इनटू द स्टंप्स कर रहा है. दैट मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू हार्ड टू द बॉल, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट अगले 10 मंथ्स में नहीं आनी, और वो वाइट बॉल में आना चाह रहा है. और वाइट बॉल में इसलिए नहीं वो आ पा रहा बिकॉज रिजवान उसको नहीं आने दे रहा. आप टीम में देखिए सीनियर प्लेयर्स को, इनकी सिनर्जी नहीं है. आप बाबर को देखें, आप रिजवान को देखें, इन लोगों ने बिल्कुल कॉर्नर किया हुआ शान मसूद को, और शान मसूद ने अपने आप को खुद भी कॉर्नर किया हुआ बाय नॉट परफॉर्मिंग. सो इट्स एन एंटायर थिंग कि क्रिकेट बोर्ड का तो अपनी कोई प्रेफरेंस ऐसी भी नहीं है, बिकॉज अभी हमारा चैम्पियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट है ना, 2 टेस्ट उससे पहले रख लिए. इंग्लैंड टेस्ट मैच खेलने आ रहा था, उससे पहले वनडे कप रख लिया था. जब T20 की सीरीज थी तो उससे पहले वनडे रख लिया. सो दिस इज़ अ नेवर एंडिंग थिंग. आप इसको जितना मर्जी भी डिस्कस कर लेंगे, जब तक आप सिर्फ एक छोटी सी बात के आता हूँ. आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड देख लीजिए, यू लुक एट ECB, यू लुक एट क्रिकेट साउथ अफ्रीका, उनका स्टाफ कितना है, उनकी क्रिकेट की डॉलर वैल्यू कितनी है, आपका PCB का स्टाफ कितना है, उसकी डॉलर वैल्यू कितनी है. एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स को 4 डे की असाइनमेंट्स पर डेली वेज पता कितनी दे रहे हैं लोग? 4000 रुपीज़. एंड दे आर गिविंग द मेंटोर्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मेंटोर. वकार यूनुस इज अ मेंटोर फॉर लाहौर and he is in ILT T20, he is doing commentary. How can you do the 2 things? Such a big conflict of interest is still paying them and not paying your own people. That's so wrong. Actually में वो बात होती है ना कि पूरे सिस्टम के फ्लॉज हैं जो हमें ऑन ग्राउंड नज़र आते हैं. अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, मैनेजमेंट के कोई मसले हैं, सिनर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क. और अगर टीम आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ऑन ग्राउंड वो चीज़ें परफॉर्म करेंगे. थैंक यू वेरी मच ज़िशान, बहुत शुक्रिया. ज़िशान राना हमारे साथ मौजूद थी जी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है. बड़ा ज़बरदस्त तजिया दिया उन्होंने, और क्रिकेट को लेकर हम जहाँ अच्छी बातें करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ. बट आई होप कि आज के टेस्ट पे हम कुछ कम बैक करें आज के डे पे. सो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी. क्रिकेट पे हमने बात कर ली है, अब जो सियासी मैच है उस पर भी बात कर लेते हैं. मुज़ाकरात को लेकर जी चौथे रोज़ में सिर्फ एक दिन बाकी है, मगर ये दौर होगा मुज़ाकरात का ये नहीं होगा, अभी तक तय नहीं हो पाया है. जुडिशल कमीशन पर जी मुज़ाकरात में जो डेडलॉक आया, उसके बावजूद जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं आज़ सादिक साहब, उन्होंने 28 जनवरी को मुज़ाकरात का जो चौथी मीटिंग है आप उसको कह लें, वो इजलास तलब कर रखा है. और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का वही फैसला है जो बानी PTI का फैसला है. अगर हुकूमत अभी भी मुज़ाकरात को लेकर सीरियस है या संजीदा है तो वो एक मस्बत कदम उठाए. 7 दिन ख़त्म होने के बाद जो मुज़ाकराती अमल है वो बाज़ाब्ता ख़त्म हो चुका है. हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, इसके बाद हम देखेंगे. हुकूमत कमीशन के TORs पर बैठने का कहेगी तो PTI जो है उससे बात करेंगे, बानी PTI से बात करेगी PTI. लेकिन हुकूमत जो मुज़ाकराती कमेटी
कमेटी के जो तर्जुमान है इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा है कि हमने तो कभी कहा ही नहीं कि जुडिशल कमीशन हम नहीं बनाएंगे। हालांकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने और अता ताहिर साहब ने बैठकर कहा था कि जी हम जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जी इन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ जी आज सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ जो तौहीन अदालत केस का फैसला है वो सुनाना है, तो वहीं पर जो 26वीं आइनी तरमीम है उसकी दायर दरखास्तों पर भी आइनी बेंच समाअत करनी है। और क्या देखना है कि जी ये फैसला किस तरह से आएगा। लेकिन जो मुज़ाकरात वाला प्रोसेस है इसमें अब क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं, इस पर हम तज्जिया ले लेते हैं। डॉक्टर हामिद खान अल-मशरिकी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये मुज़ाकरात वाले मामले को लेकर बड़ा जो कह लें प्रोलॉन्ग हो गया जी। अब पहले मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, बानी पीटीआई ने कह दिया हम किसी से किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौर साहब भी कह रहे हैं कि जो फैसला तहरीक इंसाफ का वही फैसला है जो बानी पीटीआई का फैसला है, तो ये फैसला ठीक है? देखिए, बात ये है कि हमें ये नज़र आ रहा था कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये किसी भी सूरत कामयाब नहीं होंगे जब तक हुकूमत अपनी अथॉरिटी नहीं दिखाएगी। और हम जो 2-3 मुतालबात थे उसके अंदर मेरा ख्याल ये है कि ये वो वाहिद मुतालबा है जो हुकूमत पूरा कर सकती है इमीडिएटली, कि किसी न किसी तरह कोई जुडिशल कमीशन बना के तो मामलात को मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ ले जाया जाए। लेकिन वहीं पर हुकूमत के वज़रा ये बयान दे चुके थे कि जी वो नहीं चाहते हैं कि या वो नहीं बना सकते हैं या वो ज़रूरत नहीं समझते हैं, यानी किसी न किसी अंदाज में जुडिशल कमीशन की हामी नहीं भरी जा रही। और खान साहब का ये जो फैसला है कि जी मुज़ाकरात का मज़ीद दौर नहीं होगा, उनको ये लग रहा है कि हुकूमत सिर्फ टाइम गेन कर रही है और आवाम के अंदर ये एक तासुर जा रहा है कि शायद जो पीटीआई है वो किसी न किसी तरह मुज़ाकरात पर या कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। सो खान साहब ये तासुर जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं देना चाहते कि पीटीआई जो है वो पब्लिक सपोर्ट उसकी कम हो रही है या वो मजबूरी के तहत मुज़ाकरात कर रही है। सो देखना होगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जुडिशल कमीशन के हवाले से हुकूमत को कोई ना कोई मुस्बत कदम उठाना होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि एतमाद साजी भी होगी और सबसे ज़्यादा ये कि ये नज़र आएगा कि हुकूमत के पास कुछ इख्तियार है फैसला करने का। गो कि हम ये सब जानते हैं कि कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ है। डॉक्टर हामिद खान अल-मशरिकी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और उनके मुताबिक ये जो मुज़ाकरात वाला प्रोसेस था इसके आगाज़ में ही दोनों जानिब से जो इंटेंशंस रही हैं दो के उनके मुताबिक दे वो वेरी मच सीरियस अबाउट दिस मुज़ाकरात थिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे वही बात हुई कि मुज़ाकरात का जो दौर है अभी भी सिर्फ एक दिन बाकी है जो उसका चौथा इजलास है, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने बुलाया है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो विलिंगनेस थे, चूँकि तहरीक इंसाफ ये स्टैंड अपना चुकी है जी के जो बानी पीटीआई ने कह दिया है कि अब किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरी जानिब जो हुकूमती तर्जुमान है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा है कि जी हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। हालांकि वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, लेकिन इसके बावजूद अगर जुडिशल कमीशन बनाने को लेकर तहरीक इंसाफ और जो हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं, तो इस पे अब मज़ीद क्या प्रोग्रेस होगी, फ्लेक्सिबिलिटी किस जानिब से दिखाई जाएगी, और इस पे डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आवाज़। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा और साथ साथ मेरे एक सवाल भी ले लें कि इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जी हमने तो कहा ही नहीं कि जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। अब ये इंतज़ार तो करते, इन्होंने मोहलत ही नहीं दी, इनको जल्दी किस बात की। और तहरीक इंसाफ कहती है जी ये तो सीरियस ही नहीं थे, इन्होंने खुद कहा है और ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जी जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, बात यह है कि हुकूमत के कुछ वज़रा कुछ बयानात दे रहे हैं और कुछ जो मशीर हैं वो बयानात कुछ और दे रहे हैं। हुकूमत की तरफ से सबसे जो अहम बात होती है वो कोई ना कोई अमली तौर पर कोई स्टेप नजर आना चाहिए कि जुडिशल कमीशन बनाने की तरफ कोई स्टेप लिया गया है, वो तो लिया नहीं गया। और दूसरी जानिब यही बात जो वो कह रहे हैं कि पीटीआई को जल्दी किस बात की है, और पीटीआई ये कह रही है कि जी हमें ऐसे लग रहा है जैसे आप टाइम गेन कर रहे हैं, और इससे जो है वो पीटीआई की जो पब्लिक पॉपुलैरिटी है और जो पब्लिक परसेप्शन है, जो अवाम में तासुर है, वो कमज़ोर पड़ रहा है। सो मेरा ख्याल ये है कि बहरहाल हुकूमत को अमली तौर पर कुछ ना कुछ कोई कदम दिखाना होगा, उससे ये है कि मुज़ाकरात में दोबारा कोई उम्मीद बन सकती है। वरना मुज़ाकरात, मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत मुश्किल लगता है इनमें कोई कामयाबी।
अच्छा, दूसरी जानिब ये जो हमने देखा है कि 20 जनवरी के बाद से बड़ी होप्स थी और उसके बाद वो होप्स उस तरह से अभी तक तो हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने जितनी भी उनकी पोस्ट इलेक्शन में ट्रंप के हल्फ उठाने के हवाले से बात कर रही हूँ, जिस पर तहरीक इंसाफ बड़ी थी कि जी हमारे उनके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। आपको कुछ इनिशिएट होता हुआ नज़र आ रहा है? चूँकि अभी हमारे वज़ीर दाखिला साहब भी गए थे और मुलाकातें हुई थी वहाँ पर, और उसके बाद कुछ ट्वीट्स भी आई थी। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि दोनों जानिब ही गलत उम्मीदें लगाई जा रही हैं और तवक्कुआत रखी जा रही हैं। अमेरिका सरकार के ऊपर पाकिस्तान में कोई भी बात जो है वो भी कहना कबलस वक्त है। ये जो कहना कि जी पीटीआई का मौक़िफ़ जो था या पीटीआई के लिए कुछ नहीं हुआ या खान साहब की रिहाई के लिए अमेरिका से कोई दबाव नहीं आया, तो हुकूमत मेरा ख्याल है ये कबलस वक्त दावा कर रही है। दूसरी जानिब पीटीआई की ये उम्मीदें रखना भी गलत है। बात ये है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान को अपनी जो खुद मुख्तारी है और उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन यहीं पर हकीकत ये है कि पाकिस्तान माजी में भी अमेरिका के दबाव में आया कई अहम फैसलों के या मौक़े पर, तो इस हवाले से देखना होगा। अभी जो है वो ट्रंप इंतज़ामिया आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है वो पॉलिसी वाज़े कर रही है, खित्तों के हवाले से, यूरोप के हवाले से, यूक्रेन के हवाले से, अफ्रीका के हवाले से, मेक्सिको और साउथ अमेरिका के हवाले से। तो अभी तो पाकिस्तान की बारी नहीं आई है। जब पाकिस्तान की बारी आएगी तो फिर हमें समझ आएगी कि अमेरिका की क्या पॉलिसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी अमरीकी वाने नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है, ऐसा भी हमारे वज़ीर दाखिला ने कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, गलत प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ साथ उनकी मुलाकातों को लेकर भी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बड़ा गलत उसको एक इमेज दिया गया या एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि उन्होंने किसी चीन मुखालिफ ग्रुप में के हवाले से कोई तकरीब में शिरकत की है। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने कहा है। तो आपको लगता है कि ये अमरीकी वाने नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है वाकई में? देखें, इतनी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसके अंदर मोहसिन नकवी साहब अगर कोई एविडेंस दें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन ये हकीकत है कि जो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी हैं उनकी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं कि अमेरिकी हुकूमत जो है वो खान साहब और पीटीआई की जो लीडरशिप है उसकी जेल में हवाले से दबाव डालेगी। तो उस दबाव को वो कांग्रेस के जरिए ही डाला जाएगा, और कांग्रेस के लिए बिल्कुल ऐसे ही होता है कि कांग्रेस के अंदर जो होते हैं अरकान, उनकी लॉबिंग की जाती है और वो फिर लॉबिंग के नतीजे में जाके कांग्रेस में बहस करते हैं। सो ये एक प्रोसेस है जो वहाँ के अमरीकी पाकिस्तानी जो हैं वो पूरा करना चाह रहे हैं। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि ये कोई इसको आप कोई साजिश का नाम देंगे, बल्कि इससे बहुत अच्छा है कि हुकूमत अपना काउंटर होमवर्क पूरा करे, अपना काउंटर जो है कि जी अगर हुकूमत के पास कोई रीजंस हैं उनके खिलाफ मुकदमात की और जेल में रखने की, तो वो पाकिस्तान की हुकूमत को बतानी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वज़ीर दाखिला का ये जो दौरा था उसके अंदर बहुत सारे मामलात बहरहाल मशकूक भी आए, बड़े सवालात खड़े हुए, और हुकूमत अपनी जीत के दावे करती रही, और अपोजिशन या पीटीआई का नाम ले लें वो अपनी जीत के दावे करती रही। तो ये तो सियासत का हिस्सा है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि सियासत के अंदर इखलाकियात और पाकिस्तान की जो सलामती है उसको किसी हालत में भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो इसलिए अपोजिशन पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप है उसको भी ये सोचना चाहिए, और वहीं पर हुकूमत को भी ये सोचना होगा कि कोई ऐसे इक़दाम ना करे जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहंसाई हो। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर हामिद खान अल मशरिकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तजिया दे रहे थे। जी मैंने अगले सेगमेंट की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट जिससे हम फैफिन रिपोर्ट कहते हैं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन नेटवर्क के मुताबिक, जो उनकी इस इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जो 2024 के आम इंतखाबात थे उसमें ख़वातीन जो वोटर्स हैं उनका रुझान जो है एक बड़ा एक दिलचस्प पहलू नज़र आया है। और फैफिन की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट है
इसमें बताया गया है कि ख़वातीन ने मर्दों के मुकाबले में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब जो रुझान है वो ज़्यादा जाहिर किया है। तहरीक इंसाफ ख़वातीन में सबसे मकबूल जमात रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर आई। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मुख्तलिफ सूबों और हलकों में ख़वातीन ने मर्दों के मुकाबले में मुख्तलिफ उम्मीदवारों को वोट दिए हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि इन इलेक्शंस के अंदर जो ख़वातीन वोटर्स हैं उन्होंने अपना जो वोट का हक है या राइट है उसको आज़ादाना तौर के ऊपर उसको जाहिर भी किया है, उसको यूटिलाइज़ भी किया है। और इस रिपोर्ट के नताइज ही पाकिस्तानी जो सियासी जमातें हैं उनके लिए हम साबित हो सकते हैं कि ख़वातीन का इंटरेस्ट जो है पॉलिटिक्स के अंदर या मुख्तलिफ सियासी जमातों को लेकर या किसी स्पेसिफिक पार्टी को लेकर या कैंडिडेट को लेकर ज़्यादा है, और जिस तरह से इस इलेक्शंस में उनकी रिप्रेजेंटेशन भी रही है इससे भी आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए हेल्प हो सकती है। आगे बढ़ते हैं जी, अब आपको लिए चलते हैं कद्दाफ़ी स्टेडियम, जिसकी आपको पता है रेनोवेशन का काम जारी है और हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है जी, और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए तैयारी की जा रही है क्योंकि हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को होस्ट कर रहे हैं। तो रेनोवेशन का काम कहाँ तक पहुँचा है, क्या सूरत हाल है, इसी हवाले से हमारे जो नुमाइंदे हैं शकील खटक वो हमें बता रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग अरमला। आज मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम मौजूद हूँ। तो आज हम अपने जितने भी पब्लिक न्यूज़ के देखने वाले हैं उनको बताएंगे आज कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो रेनोवेशन चल रही है, जो अपग्रेडेशन चल रही है, वो काम कहाँ तक पहुँचा है और ऐसी क्या वजह थी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम को ये सारा तोड़ा गया। आप मेरे कभी भी ये मशीनरी देख रहे हैं बड़ी तादाद में। तो आज हम डिटेल में इस हवाले से बात करेंगे। बेसिकली आपको याद है कि 1996 में हमने लास्ट टाइम एक ICC इवेंट की मेज़बानी की थी, जिसके बाद फिर क्रिकेट तो बहुत हुई पाकिस्तान में। दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें आ चुकी हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, कोई ऐसी टीम नहीं बची कि जो पाकिस्तान नहीं आई हो इंडिया के अलावा। लेकिन इस दौरान ये भी है कि यहाँ पर क्रिकेट बंद भी हुई थी। लेकिन अब जब एक बार फिर से हमारे पास ICC एक बड़े इवेंट की मेज़बानी आई है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की हम मेज़बानी करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सोचा कि ये मेज़बानी बड़े शान शान तरीके से होनी चाहिए। तो इसी वजह से ये पूरे कज़ाफ़ी स्टेडियम को अपग्रेड किया जा रहा है, इसको रेनोवेट किया जा रहा है। तो यही तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त मैं फ़िरोज़पुर रोड से जो आने वाला रास्ता है कज़ाफ़ी स्टेडियम से, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आप थोड़ा सा राइट साइड पे इमरान साहब ये दिखाइएगा ज़रा कि ये फ़िरोज़पुर रोड से जैसे ही आप एंटर होते हैं और मैं एग्जैक्टली ये जिस जगह के ऊपर मौजूद हूँ, यहाँ पर आप भी यहाँ पर आए होंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम में। यहाँ पर होटल जो थे यहाँ पर उनकी पार्किंग हुआ करती थी, बड़े एक रौनक लगी रहती थी शाम के टाइम यहाँ पर। लेकिन आज मैं जब इस सड़क के ऊपर मौजूद हूँ, एग्जैक्टली मेरे नीचे यहाँ पर एक अंडरग्राउंड एक तालाब बनाया गया है पानी का। मैं एग्जैक्टली ये जिस जगह के ऊपर मौजूद हूँ, ये सारा एरिया, ये जितना भी एरिया पीछे आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे एक तालाब बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर जब बारिश होती थी तो पानी ज़्यादा खड़ा हो जाता था, क्रिकेट मैचेस मुतासिर होते थे। क्योंकि यहाँ पर पूरे इस नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में कज़ाफ़ी के साथ साथ सैकड़ों एथलीट्स हैं पाकिस्तान के जो रोज़ाना ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन जब बारिश हो जाती थी तो उनका ये सारा काम ख़राब हो जाता था। यहाँ पर तकरीबन 40 लाख गैलन से ज़्यादा की जो कैपेसिटी है इस तालाब की, जिसके ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो खड़ा हूँ यहाँ पर ये सारा पानी नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का जो है वो यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। इस वक्त ये जितने जो पोल्स नज़र आ रहे हैं, ऊपर भी अगर इमरान साहब जूम कर लें मेरे कैमरामैन, वहाँ पर वर्कर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। 6 फ्लड लाइट पोल्स हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के और 6 के 6 में नई जदीद LED लाइट्स का काम मुकम्मल कर दिया गया है। हर पोल के ऊपर 80 LED लाइट्स जो हैं वो इंस्टॉल की जा चुकी हैं। और दिलचस्प बात तो ये भी है कि यहाँ पर इनकी जो टेस्टिंग का काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात भी यहाँ पर ये जो फ्लड लाइट्स हैं इनको ऑन किया गया था, इनको चेक किया गया कि इनकी लाइट्स कैसी है। और यकीन जानिए रात का जो समा है, आप जब ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस होंगे, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ की भी मैचेस हैं, आप लोग जब यहाँ पर आएंगे और अब इस नए कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि मैं रात को यहाँ पर ये मंज़र देख चुका हूँ जब लाइट्स ऑन हुई थी। और इसके साथ साथ ये जो LED स्क्रीन है एग्जैक्टली इस पोल के बिल्कुल सामने इस कज़ाफ़ी स्टेडियम में 2 नई LED स्क्रीन जो हैं वो लगाई जा चुकी हैं। ये वाली सबसे बड़ी स्क्रीन है, ये जो जर्नल इनक्लोजर है बिल्कुल उसके साथ जो पहले यहाँ पर स्क्रीन थी। आप लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस देखे या TV भी इवन देखे हैं, तो
जो यहाँ वाली स्क्रीन थी वो बिल्कुल इंक्लोजर्स के बीच में थी, जिससे जो क्रिकेट शायकीन यहाँ पर मैच देखने आते थे उनका व्यू ब्लॉक हो जाता था, उनके सामने स्क्रीन आ जाती थी और जो प्लेयर्स जिनको वो देखने के लिए आते थे वो देख नहीं सकते थे। तो इसीलिए ये स्क्रीन नीचे से उठाकर बिल्कुल पीछे लाई गई है। और अभी भी आप देख लें कि ये जो लाल कलर की जो दीवार नज़र आ रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम की, यहाँ तक जो पुराने स्टेडियम है, मैं पुराना इसीलिए कहूँगा क्योंकि अभी बिल्कुल पूरी तरह से कज़ाफ़ी स्टेडियम नया बन चुका हुआ है। यहाँ तक हाइट हुआ करती थी इंक्लोजर्स की, कैपेसिटी बढ़ाई गई है। अब आप देख लें कि इसकी हाइट भी तकरीबन 10 फीट से भी ज़्यादा है, जिसकी हाइट अब इंक्लोजर्स की बढ़ा दी गई है। पहले जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की कैपेसिटी थी वो तकरीबन 21 से 22 हज़ार के करीब थी। यहाँ पर 21 से 22 हज़ार क्रिकेट शायकीन जो हैं वो इस कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर आ सकते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। अब तकरीबन 34 से 35 हज़ार की कैपेसिटी हो चुकी है कज़ाफ़ी स्टेडियम की, क्योंकि इंक्लोजर सारे के सारे नए बना दिए गए हैं। जो पुराने वाले इंक्लोजर्स थे नीचे जनरल स्टैंड में, जहाँ से व्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाता था आपका, जब आप मैच देखते थे तो यकीन जाने आपको मज़ा नहीं आता था। अब ऐसे नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे अब जो है ना मेन बिल्डिंग जो है उसकी तरफ जाते हैं, और जो लिबर्टी राउंड अबाउट से एरिया आ रहा है और अंदर इंक्लोजर्स के अंदर जो सीटिंग है, वहाँ पे जो सीट्स लगाने का अमल है वो कितना मुकम्मल हुआ। आइए आपको आगे चल के मैं ज़रा दिखाता हूँ कि आगे क्या मनाजिर हैं। तो ले जी, मैं इस वक्त मेन बिल्डिंग के पास आके बाहर मौजूद हूँ। कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो यहाँ पर बिल्डिंग पहले बनाई गई थी, जिसमें खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम्स थे और साथ साथ उसी बिल्डिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफातर भी थे। बड़ी कंजेस्टेड सी जगह थी, तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बिल्कुल तामीर की जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा वाज़े करना चाहता हूँ, कैमरे की आंख से दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त ये पूरी मेन बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जिसका काम अभी चल रहा है। इसमें इस बिल्डिंग को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये जो पहले वाली बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनके दफातर होंगे, जिसमें चेयरमैन का दफ्तर, सीईओ समेत जितने भी डायरेक्टर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और मुलाजमीन हैं, यहाँ पर उनके दफातर बन रहे हैं। जबकि दूसरी बिल्डिंग जो कि इस वक्त बिल्कुल तकरीबन आपको तैयार नज़र आ रही है, ये है पवेलियन बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि स्टेट ऑफ द आर्ट नए ड्रेसिंग रूम्स तामीर किए गए हैं। होम टीम और अवे टीम 2 ड्रेसिंग रूम्स हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इस कज़ाफ़ी स्टेडियम के मेन बिल्डिंग में। जब प्लेयर्स आएंगे तो यहाँ पर उनके लिए एक बेहतरीन व्यू, जिस तरह से शायकीन क्रिकेट के लिए जो व्यू है वो बेहतर करने की कोशिश की गई, सेम इसी तरह से भी जो ड्रेसिंग रूम्स हैं उनके बाहर बालकनी भी बनाई गई है। ये कज़ाफ़ी स्टेडियम अब बिल्कुल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के या जो इंटरनेशनल स्टेडियम्स में आपने देखे होंगे बाहर के मुल्क में, जहाँ पर बालकनीज़ भी बनी होती हैं, वहाँ पर बैठ के आप मैच देख सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से उसी तरह का एक डिज़ाइन है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम को उस नए डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन किया गया। और यहाँ पर साथ साथ जो ड्रेसिंग रूम्स हैं उनके अलावा जो मैच ऑफिशल्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस इस पवेलियन बिल्डिंग के अंदर तामीर किए गए हैं। साथ साथ ये जो पोल्स लगाए गए हैं, ये फजल महमूद इंक्लोजर्स के साथ वाला पोल है। सबसे पहले इस पोल के ऊपर लाइट्स लगाई गई थी, और ये लाइट्स जो यहाँ पर लगाई गई हैं, मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको अब लेज़र लाइट शो भी देखने को मिलेगा। जो एलईडी स्क्रीन्स बनाई गई हैं, एक है 80x30 की साइज़ की, और जो दूसरी एलईडी स्क्रीन्स है वो है 30x22 की। तो अब जब यहाँ पे रोशन होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम, आपको रोशनी तो आएगी, नज़र तो आएगा सब कुछ, लेकिन साथ साथ लेज़र लाइट शो भी आपको मिलेगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक यूनिक काम किया, और पहली बार पाकिस्तान में हुआ है कि इस तरह की लाइट्स, इस तरह की एलईडी लाइट्स किसी भी स्टेडियम के अंदर इंस्टॉल की गई हो। पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह की लाइट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और अब चेयरमैन पीसीबी की हिदायत के ऊपर जो नई लाइट्स लगाई गई हैं, यहाँ पर अब आप लेज़र लाइट शो भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आ जाएँ मज़ीद आगे चलते हैं। मैं इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर आपको लेके आया हूँ। मैंने कहा अंदर से भी आपको मनाज़िर दिखा दूँ। ये वो मेन बिल्डिंग है जिनकी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। अब मैं साइड पे हो जाता हूँ और आपको मैं वर्बली बताता हूँ। ये जो आपको वर्कर्स काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल जो मेन बिल्डिंग के सामने 2 इंक्लोजर्स बनेंगे, एक ये और इसके साथ दाएं तरफ। अब इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है
यहाँ पर ये अवे टीम का ड्रेसिंग रूम है, जहाँ पर मेहमान टीम आके बैठा करेगी। दूसरी तरफ होम टीम का ड्रेसिंग रूम है और वहाँ पर पाकिस्तान की टीम बैठा करेगी। इसके ऊपर फिर जितने हैं वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बन रहे हैं और आप सबके सामने देख सकते हैं कि बालकनीज़ भी बनाई गई हैं और वहाँ पर जो है वो काम अभी तकरीबन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका हुआ है। ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की बालकनीज़ आपको नज़र आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि ग्लास का वर्क भी अब तकरीबन आखिरी मराहिल में है। जो शीशा वगैरह जितना भी बालकनीज़ के बाहर आप देख सकते हैं कि वो लग गया हुआ है। अब सिर्फ और सिर्फ जो रेनोवेशन है वो चल रही है, अंदर इंटीरियर ज़्यादा चल रहा है, इंटीरियर का काम रह चुका हुआ है। ये तो मेन बिल्डिंग की तफसीलात हैं। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो इंक्लोजर्स हैं वहाँ पर जो नई सीट्स इंस्टॉल की जा रही हैं उन सीट्स का काम कहाँ तक पहुँचा हुआ है। आज ये इमरान खान इंक्लोजर है जिसकी तरफ हम जाने लगे हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बैठ के भी दिखाता हूँ कि जो नई सीट्स लगी हैं वो किस तरह की सीट्स हैं। मैं पहली ही सीट पे चले आपको बिठा देता हूँ कि यहाँ पर अब आप आ चुके हैं और ये दूसरा रो है। आप जब आएंगे ये सीट आप ये देखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अगर बारिश भी होती है तो इस सीट के ऊपर पानी नहीं खड़ा होगा, जो कि पुरानी सीट्स पे हुआ करता था। आपने अब ये सीट्स देखें, ऐसे आपने आना है, आपके पास टिकट है, आपने ये सीट खोल ली है और अब आप यहाँ पर बैठ गए हैं। अब इमरान साहब ज़रा मेरे पीछे बिल्कुल आ जाइएगा कि जब आप बैठ गए हैं तो आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम का व्यू कैसा नज़र आएगा। क्योंकि पहले जो चीज़ थी ना वो आपका व्यू ब्लॉक होता था। यहाँ पर सामने बिल्कुल मेरे सामने यहाँ पर एक जंगला लगा होता था और ये जो इंक्लोजर्स हैं ये इतने करीब नहीं थे, ये थोड़े से और पीछे थे। यहाँ पर एक जंगला हुआ करता था और उस जंगले की वजह से जो क्रिकेट फैंस थे यहाँ पर व्यू ब्लॉक होता था। अब आप यहाँ पे हिसाब लगाइए कि आपके सामने बाबर आजम खेल रहे हैं और ये बिल्कुल ये बाउंड्री लाइनों की ये ट्रेंच बनाया गया है। इस ट्रेंच के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ। इसके अपोजिट साइड पे बिल्कुल खिलाड़ी के ये बाउंड्री लाइन बन गई है। तो अब आपके यहाँ से आप देख लें कि कितने करीब आ चुका हुआ है, कि कितने करीब से आप अपने जो हीरोज़ हैं उनको सामने देख सकेंगे। तो आ जाए मैं आपको अब थोड़ा सा इस ट्रेंच के बारे में बता दूँ। सीट्स की जो इंस्टॉलेशन है उनका काम बड़े तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है। ये इमरान खान इंक्लोजर है जिसमें सीट लग चुकी हुई हैं। फिर बिल्कुल दूसरी तरफ अगर मैं आपको ले जाऊं तो वो सईद अनवर इंक्लोजर्स है जहां पर सीट्स इंस्टॉल की जा चुकी हैं। और इसी तरह से फॉरेन बिल्डिंग जिसका मैंने जिक्र किया वो बदस्तूर वैसे का वैसा है, बस वहां पर सफाई सुथराई और रंग रोगन जारी है। और उसके साथ बिल्कुल फिर रमीज़ राजा इंक्लोजर्स है, वहाँ पर भी जो सीट्स हैं लगाई जा चुकी हैं और वो सामने वाली स्क्रीन है जिसकी तनसीब का काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। LED लाइट्स भी आप देख लें कि उनकी भी टेस्टिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। जो बाकी इंक्लोजर्स आपको खाली नज़र आ रहे हैं वहाँ पर 2 से 3 रोज़ के अंदर जो सीट्स हैं वो इंस्टॉल कर ली जाएंगी। अब दूसरी जो LED स्क्रीन है ये जिसके ऊपर काम हो रहा है, जो सबसे बड़ी है, जो 80x30 की है, वो जो है ना उसके ऊपर अभी वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनके जो पैनल्स हैं वो लगाने का काम जारी है। ये एक ट्रेंच जो है वो बनाया गया है और ये तकरीबन आप देख लें कि 10 फीट इसकी गहराई है और तकरीबन 5 फीट तक ये चौड़ा है जिसकी यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर जो जंगला लगाया गया ये बेसिकली जंगला नहीं है, ये सेफ्टी जो बैरियर बनाया गया एक दूसरी तरफ है और एक ये वाला बैरियर है। ये देख लें कि थोड़ा सा इस साइड पे है। ये किस लिए बनाया गया कि पहले जो बड़े वाला जंगला था वो यहाँ पर लगाया गया था, जिसकी वजह से अब इस तरफ अगर आप जाना भी चाहते हैं तो मैं तो आपको कहूँगा कि ना जाइएगा, आप गिर सकते हैं इस 10 फीट गहरे ट्रेंच के अंदर। गेंद बचाने के लिए अगर वहाँ से कोई छक्का लगाता है, कोई चौका लगता है तो इसके ऊपर यहाँ पर एक नेट बिछा दिया जाएगा ताकि गेंद इसके नीचे ना गिरे। बाकी इस ट्रेंच चारों तरफ इस ट्रेंच के ऊपर सेम इसी तरह के ये जो बैरियर्स हैं वो लगाए जा चुके हैं और बाकी जो स्टेडियम है, जो स्टेडियम के अंदर का एरिया है वो अब कंप्लीट है। वो ग्राउंड वैसे का वैसा बरकरार रहेगा, पिचेस भी तैयार हैं। ये एक्सपेक्टेडली कि 3 फरवरी तक जो ये स्टेडियम है ये पूरी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैंडओवर कर दिया जाएगा। इससे पहले जितना काम रहता है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। और अब चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए अगर आप आएंगे तो आप ज़रूर आइएगा। जो व्यू है वो बेहतर हो चुका हुआ है। आप स्टेडियम के किसी भी कोने में, किसी भी इंक्लोजर के किसी भी सीट के ऊपर बैठेंगे तो
तो आपको सेम वैसा ही व्यू नज़र आएगा जैसा आपको फजल महमूद से नज़र आएगा, या सईद अनवर से, या रमीज़ राजा से, या इमरान खान इंक्लोजर से, या इवन जनरल स्टैंड से भी। वो LED स्क्रीन भी बिल्कुल पीछे जा चुकी हुई हैं जो कि वहाँ पर लगाई गई थी। तो इसीलिए अब मैं कहूँगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप आएंगे तो आपको यहाँ पर मज़ा आएगा। एक नया स्टेडियम आपको इंतज़ार में है। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच लाहौर में 22 फरवरी से, लेकिन उससे पहले आप ट्राई नेशन सीरीज़ के मैचेस भी इसी स्टेडियम में देख सकेंगे और इन्जॉय करेंगे पूरी तरह से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और हमारी लाउंज डिस्कशन का टाइम हुआ जाता है जहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ डाइवर्स किस्म के गेस्ट होते हैं। आज हम बहुत मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आज हम अजीम मुसव्विर और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर के जो साबिक प्रिंसिपल हैं शाकिर अली साहब, उनको याद करेंगे। आज उनकी 50th डेथ एनिवर्सरी है, उस पर उनके काम के ऊपर और उनकी अपनी ज़िंदगी के हवाले से जिस तरह से उन्होंने मुसव्वरी के ज़रिए एक इनकलाबी काम किया उस शोबे के अंदर, और उसके साथ साथ इस मैदान में एक बड़ी अहम पहचान भी बनाई। 6 मार्च 1914 को जी और रामपुर में पैदा होने वाले शाकिर अली ने जी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में आर्ट को एक बहुत मुख्तलिफ तरीके से इंट्रोड्यूस भी करवाया, और जो उनका काम है, जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, डेफिनेटली उसको हम भुला नहीं सकते। और उनकी खदमात का इतराफ़ हुकूमत पाकिस्तान ने भी किया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी किया। आज भी पाकिस्तान की फ़नून लतीफ़ा या हम मुसव्वरी की बात करें तो उसकी तारीख़ में एक संगे मील की हैसियत रखता है उनका काम, और आज हम उनकी बरसी पर याद करेंगे। उनके नाम से चूँकि हम शाकिर अली म्यूज़ियम के हवाले से भी बात कर रहे हैं, हमारे साथ आमना मसूद चौधरी साहिबा मौजूद हैं जो कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र हैं, क्यूरेटर हैं शाकिर अली म्यूज़ियम की। खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच आमना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, दूसरी जानिब आज हम AI पे भी बात करने वाले हैं। हमारी ज़िंदगियाँ बड़ी आसान हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ऑफ एयर भी डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन जब एक चीज़ कोई आती है या इंट्रोड्यूस होती है या उसका इस्तेमाल होता है तो फिर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो इस्तेमाल है वो अपनी जगह पे बरकरार रहता है। बहुत सारी, जहाँ मैंने कहा आसानी की बात है, वहाँ इसके बहुत ख़तरनाक और नेगेटिव पहलू भी हैं जो शायद हम इस पॉजिटिविटी में कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। गलत इस्तेमाल इसका जिस तरह से हो रहा है जी, ख़ास तौर पर हम वीडियोस देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ कैंपेन्स देखते हैं AI वीडियोस के ज़रिए, जिस तरह से नाजेबा या अब तहजीब से आ रही चीज़ें हम देख रहे हैं। ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी के अंदर कोई एक अच्छा इमेज इसका बिल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है अपने इसके पॉजिटिव यूजेस अपनी जगह मौजूद हैं। इस माशरे, क्या ये हमारी जो सोसाइटी है, हम सब जो AI का इस्तेमाल है इसको कर रहे हैं, तो इसके चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे पास ऐसे कवानीन मौजूद हैं, ऐसी लेजिस्लेशन जैसी पॉलिसीज़ पे हम काम कर रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे। अहमद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ आपकी डाइट पे बात करेंगे हम। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो डाइट है ये क्या है? आपकी बॉडी के अंदर आपको पता है बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इसको हमने कैसे ठीक करना है, बेहतर करना है, और उसके लिए डॉक्टर अम्मारा अतर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अम्मारा। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। और डाइट की बात करें तो खाने की बात कैसे नहीं करेंगे। अहमद मुबीन हमारे साथ मौजूद है जी, मुबीन सलीम, सॉरी मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, फाइन फॉर यू। क्या बना रहे हैं आज आप? आज मैं बना रहा हूँ जी फिश एस्क्लोप। अच्छा, और इसमें आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें मैं सबसे पहले इसकी मैरिनेशन में मस्टर्ड ऑयल, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, गार्लिक पाउडर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके लिए सॉर्टेड वेजिटेबल है, इसमें मेरे पास कैप्सिकम है, अनियन है, और उसके बाद मेरे पास पोटैटो है और मेरे पास कैरेट है। ठीक है, आप इसको सौते करेंगे, राइट? और अभी आपने मैरिनेशन कर दी हुई है? जी, मैरिनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ बस। ठीक है, आप काम करते रहे, मीनवाइल हम डिस्कशन करते हैं। जी जरूर। सबसे पहले आमना साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। आज हम शाकिर अली साहब के हवाले से बात कर रहे हैं। जाहिर है बड़ा वास्ट उनका काम है, बहुत सारी चीज़ें। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा, कुछ भी आप कहना चाहें। शाकिर अली जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है बेसिकली। उनका नाम जो है, उनके लिए आपने मुझे बुलाया है, उसके लिए मैं वेरी थैंकफुल हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा नाम है कि मेरा बोलना जो है मेरे ख्याल में वो बिल्कुल कोई अहमियत शायद नहीं रखता, क्योंकि मैं उनसे बहुत छोटी लेवल में हूँ। तो लेकिन यह है कि शाकिर अली जो हैं वो इंडिया में रामपुर में पैदा हुआ है 1916 में। उसके बाद उनका ये कि वो, अगर उन्हें 20वीं सदी का मशहूर आर्टिस्ट कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और एक वो मशहूर आर्टिस्ट थे, और सेकंड ये कि वो अपने ही फील्ड के परफेक्ट टीचर थे, अपने ही फील्ड के।
वो उनकी सबसे मेन बात ये है कि वो इस सेंचुरी में 20th में इन्होंने मॉडर्निज़म को और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, जो इससे पहले किसी ने पाकिस्तान में, एशिया में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। और उसके बाद ये कि उनका जो बैकग्राउंड है ना वो बेसिकली आर्ट से रिलेट था। उन्होंने सबसे पहले जो है वो स्टूडियो में 1 ईयर की ना, दिल्ली में एक स्टूडियो था जहाँ पे उन्होंने 1 ईयर का पेंटिंग का पूरा प्रोसेस करके उन्होंने 1 ईयर पेंटिंग बनाई डिफरेंट टॉपिक्स पे। उसके बाद उन्होंने वहाँ जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया और 1938 में, जहाँ पर उन्होंने उसके बाद जो है वो लंदन चले गए, जहाँ पर उन्होंने स्लैड स्कूल में अपना आर्ट से रिलेटेड डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद वो पेरिस गए, पेरिस के बाद अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करके वो पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में 1954 में उन्होंने इससे मायो स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है ना उसमें उन्होंने ये किया, आर्ट टीचर मुकर्रर हुए। और जिसका पहले नाम जो था मायो स्कूल ऑफ आर्ट था, लेकिन उनकी स्ट्रगल से 1958 में उसका नाम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स रख दिया गया। वाओ। और उसी के वो 1961 में प्रिंसिपल बने और वो 1973 तक वो वहाँ पे एज अ प्रिंसिपल रहे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, हम थोड़ा सा भी आपके इस म्यूज़ियम के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन चूँकि AI की हम बात कर रहे थे एम मंजूर साहब, ज़िंदगी बड़ी आसान हुई है, लेकिन हमने आज इसके नेगेटिव पहलुओं पे भी बात करनी है। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-1.5 महीने से मेरी नज़रों के सामने बड़ी ऐसी वीडियोज़ और ऐसी चीज़ें आ रही हैं, और इवन हम मुख्तलिफ सियासी शख्सियात पे भी देख रहे हैं। नुकसानात तो हैं, क्या हमारे पास इसका कोई चैलेंजेस से निपटने के लिए कोई थॉट प्रोसेस या कोई ऐसी चीज़ है, हम आइडिया सोच रहे हैं? इसके अंदर ना बेसिकली आइडियाज़ तो वही जो हमने हमेशा हम बात करते हैं, पॉलिसी मेकिंग इज़ रिक्वायर्ड कि जी किसी को एथिकली क्या चीज़ करनी है। वो तो कोई भी काम हो, जैसे आप लोग माशाल्लाह मीडिया पे तो मीडिया के एथिक्स होते हैं, इसी तरह कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके भी एथिक्स प्लस नॉलेज और अवेयरनेस आपको लोगों को देनी पड़ती है कि इससे ये कुछ हो सकता है और ये नेगेटिविटी बीच में आ सकती है। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें जैसे आजकल वीडियोज़ आ रही हैं चीज़ें, तो कुछ सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हमें उनको आम करना पड़ेगा लोगों के लिए कि जी वो जाएं, जैसे डीप अवेयर के नाम से है, ट्रू पिक के नाम से है, माइक्रोसॉफ्ट का वीडियो ऑथेंटिकेटर आता है, ये 3-4 मिसालें मैंने आपको दी हैं। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आप जाके अपनी वीडियो अपलोड करें, चेक करेंगे ये ओरिजिनल है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसी तरह ऑडियोज़ का भी पता लग जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जी हमारे पास क्योंकि नॉलेज नहीं है तो हम डर बहुत जल्दी जाते हैं। ठीक है। या लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, मैंने आपको एक जुमला बोला था कि जी हमने टर्मिनेटर 2 मूवी सीरीज़ को बहुत सीरियसली ले लिया हुआ है। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि यस, वहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं, फ़ायदे भी हैं। हमें कैसे बचना है, जब तक हमें नॉलेज प्रॉपर नहीं होगा तो हम सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें रियलिस्टिकली उसका पता ही नहीं है कि असल में क्या है। हमने सिर्फ चैट जीपीटी को समझ लिया कि ये जी AI हो, हमने बहुत AI इस्तेमाल कर लिया, हालांकि वो एक छोटा सा टूल है, उसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है ज़िंदगी में। तो हमने उस चीज़ को देखना, जब हमें वो चीज़ समझ आ जाएगी तो हम मेरा ख्याल नेगेटिव पहलुओं की तरफ ज़रा कम जाएंगे। लेकिन अच्छा, अब नेगेटिव पहलुओं की बात आप ठीक कह रहे हैं कि हम अगर उसकी अवेयरनेस क्रिएट करें और हमें पता हो कि हम क्या चीज़ इस्तेमाल करें, इसका क्या यूज़ है, लेकिन सॉरी बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सोशल मीडिया एक्सेस अब हर एक के पास है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एज ए सोसाइटी या मेरी पर्सनल लाइफ या किसी की भी, हम किसी सियासी शख्सियत की बात कर लेते हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमंस, उनकी रिस्पेक्ट है, उनका काम है। हम जिस तरह की वीडियोस, जिस तरह के एक्शंस उनके खिलाफ कर रहे हैं, क्या हमें इसको कंट्रोल करने के लिए एज अ सोसाइटी तो जो ये कर रहे हैं उनमें तो तहजीब नहीं है ना फिर वो, लेकिन हमें एज अ पॉलिसी उस पर क्या करना है? देखें, पॉलिसीज जब आप एथिकल पॉलिसीज बनाते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी नई चीज़ आती है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अब हम गाड़ी अगर शहर में चलाते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलानी है, हम वही मोटरवे पे ले जाते हैं 120 पे चले जाते हैं। ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कितना यूज़ करना है और कितना यूज़ नहीं करना है। हाँ, इसका सोल्यूशन ये कभी नहीं है कि जी आप इंटरनेट को बंद कर दें या लोग उठा लें या पकड़ लें, या एग्जैक्टली ये सोल्यूशन नहीं है इसका। यानी एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि जब आप एक तो नॉलेज दें, इस पे पॉलिसीज़ बनाएं, और वो जैसे अगर सपोज करें हम एक पॉलिसी बना देते हैं कि जी अगर आपने एक ऐसी वीडियो अपलोड करनी है फ्रॉम पाकिस्तानी इंटरनेट, तो वो पहले किसी जगह पे चेक होगी, देन आप अपलोड कर सकते हैं। फिल्टर होनी चाहिए, फिल्टर होगी, यानी कंटेंट को फिल्टर करके
फिर आप वो करेंगे। ये अगर आप वेबसाइट्स को ब्लॉक करना शुरू कर देंगे या इंटरनेट को बंद करना, वो सोल्यूशन नहीं है actually। वो एक छोटी थोड़ी देर के लिए तो सोल्यूशन बन सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं है। हाँ, ये आपने बिल्कुल मेरी बात को बिल्कुल समझा, ये कि हमें फिल्टर कैसे करना है, बिकॉज फिल्टर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी का जो दिल करता है वो किसी के बारे में भी कुछ भी लिख के डाल देता है या वीडियो अपलोड कर देता है। इवन आई वाज वेरी डिस्गस्ट, जो मैंने मरियम नवाज साहिबा जो कि वजीर आला है, उनकी कुछ ऐसी वीडियोस देखी एंड पीपल वर एक्चुअली रीशेयरिंग एंड दैट्स सो अनफॉर्चुनेट कि आप क्या चीज़ प्रमोट कर रहे हैं। मैं एक बात पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कह लें या जोर डालता हूँ अपने स्टूडेंट्स पे भी, हर जगह पे, कि आप किसी को भी सपोर्ट करें, बट दिस इज डिस्कस्टिंग, डोंट गो बिलो द बेल्ट। बिल्कुल, यानी आप किसी को भी करें, वो कोई भी हो, लेकिन आप उसको कभी भी इस लेवल पे ना जाएं उसके लिए। लेकिन आई एम सो सॉरी, पर हमारे यहाँ ना लोगों ने बहुत ही एथिक्स का प्रॉब्लम है, इतना पर्सनल हो जाना किसी की। या हम तो बेसिकली, मैं अगर सीधी बात करूँ ना, हम तो कुरान में से भी नाउजुबिल्लाह सिर्फ वो चीज़ उठाते हैं जो हमारे काम की होती है, जो हमें समझ आ रही होती है ना, हमारी समझ नहीं आ रही होती, जो हमारे मकसद को पूरा कर सकती है, हमारे ही समझ के मुताबिक। जैसे मर्दों के लिए 4 शादियां, यू नो व्हाट आई मीन, लेकिन उसका बैकग्राउंड या बैकग्राउंड नहीं पता। सो राइट। अच्छा डॉक्टर, हमारा आपकी तरफ आते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बड़ी हम देखते हैं टीवी पे लोग आके इसको प्रमोट कर रहे होते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस पर बात करें कि है क्या। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बेसिकली वो डाइट है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हम लोग कंज्यूम करते हैं। ना इसको समझने के लिए पहले हमें समझना है इन्फ्लेमेशन क्या है। इन्फ्लेमेशन बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स किसी भी इन्फेक्शन, डिजीज़ या कोई भी वायरस की तरफ जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है उसको इन्फ्लेमेशन की फॉर्म में वो आता है। जैसे बॉडी में सोजन हो जाना, इसमें बेसिकली जैसे डिजीजेज एंड डायबिटीज़ हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो गए, या ये रूमाटॉइड आर्थराइटिस होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इवन कैंसर, इसमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कुछ लोग अडाप्ट करते हैं वो डाइट जिसमें फूड प्रॉपर्टीज जिनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। या दिस इज एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। ओके, अच्छा अब डॉक्टर हमारा हमें ये बताएं कि ये कौन सी डाइट होती है जो आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करती है। ओके, सो डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आप प्रोटीन सोर्स ले रहे हैं तो आपने लीन प्रोटीन लेनी है, फिश लेनी है। फिश इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और वो बॉडी की इन्फ्लेमेशन को बहुत कम करती है। सो उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा हैं। देन फ्रूट्स की बात करें तो उनमें बेरीज आ जाती हैं, सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, मौसमी, माल्टा, ये वो इस तरह से। देन वेजिटेबल्स में आ जाएं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितने भी हैं ये सब आपकी कम करते हैं इन्फ्लेमेशन को। देन इसके अलावा हाइड्रेशन स्टेटस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर इन सब क्लीन ईटिंग, अच्छी डाइट के बाद अगर आपकी जो है इन्फ्लेमेशन आपकी, वैसे तो ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन इससे कम होती है, लेकिन नहीं तो कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मल्टीविटामिन्स की फॉर्म में आते हैं, वो आप कंज्यूम करें, ये सब कुछ। इसके अलावा दालें, लेग्यूम्स वगैरह, जो मीट का वो पार्ट, जो प्रोटीन्स का वो मीट जिसका जो है चर्बी बहुत ज़्यादा होती है जिसमें, वो ना कंज्यूम करें। लीन पार्ट जिसमें चर्बी कम है वो कंज्यूम करना चाहिए हमें। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर, हमारे यहाँ नॉर्मली जब हम सुबह उठते हैं तो स्वॉलन फेस है, समटाइम्स हमें रियलाइज़ नहीं होता, हम कहते हैं जी अच्छा इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, या हमें ब्लोटिंग हुई हुई है, या कोई भी ऐसा इशू है, तो क्या ये सारी चीज़ें या इस तरह के डाइटरी पैटर्न्स को अडेप्ट करने से हम चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? सोलन फेस के तो बहुत ज़्यादा और फैक्टर्स होते हैं, ये तो बहुत डर्मेटोलॉजिकल टर्म है कि हमारी इट्स लाइक कि आप सो के उठ रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर अगर आपने पानी ज़्यादा नहीं पिया हुआ, या उस तरह से मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूं। अच्छा, सो बेसिकली अगर तो आपका कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है, ठीक है, तो जैसे डायबिटीज़ हो गई, ठीक है, इसके अलावा कोई CVD कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है आपको, ठीक है, इसमें इन्फ्लेमेटरी डाइट बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। आप क्लीन ईटिंग करें। ऑब्वियसली ये जैसे तेल वाली चीज़ें होती हैं, प्रोसेस्ड मीट होता है, नगेट्स, सॉसेजेस वगैरह, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, अच्छी चीज़ें खाएं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हमें बहुत ज़्यादा इनटेक रखना चाहिए। ऑब्वियसली आपकी हाइड्रेशन बेहतर होती है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है उससे। जैसे आपने कहा कि हम सुबह सुबह उठते हैं, आपकी स्किन जो है आई थिंक वो सबसे पहले बताती है कि आपने जब आप कुछ गंदी चीज़ें खाते हैं या आप क्लीन ईटिंग नहीं कर रहे होते, हेल्दी ईटिंग नहीं करते, सबसे पहले आपके फेस पे, आपकी स्किन पे आते हैं कि किस तरह से आप पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने वगैरह। तो हाँ, तो इसमें ये है कि जब आप ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, ठीक है, लेकिन
जैसे स्पिनच हो गया, केल हो गई, गोभी। अब कुछ लोगों को गोभी जो है बहुत सूट करती होगी, लेकिन कुछ लोगों में वो ब्लोटिंग कर देती होगी। सो ये नहीं कि अगर इन्फ्लेमेटरी डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट आ गई तो सारे जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट करने लग जाएं। हाँ, ये बहुत अच्छी है, बहुत लोगों को ये सूट करती है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जिनको नहीं भी सूट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों की कोई डाइटरी हिस्ट्री है कि आपको कोई फूड प्रॉब्लम्स हैं, फूड एलर्जीज हैं, उनके लिए ये डाइट नहीं सूटेबल है। आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हैं, आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होता है, जैसे बिंज ईटिंग का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, या लेट नाइट हमें क्रेविंग्स हो रही होती हैं मीठे की। एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली इस तरह का तो ये दिस इज नॉट एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। जी, उसमें आप ये शुगरी ड्रिंक्स वगैरह और जो है हाँ प्रोसेस्ड चीज़ें, पैकेज चीज़ें, ये सब दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। आपकी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा होता है। एवरीथिंग दैट इज ऑर्गेनिक दैट शुड बी समथिंग नॉट एग्जैक्टली ऑर्गेनिक, बिकॉज एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में लैक्टोज में कह रही हूँ, वीट इज इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। हाँ, वीट इज नॉट एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का पार्ट। सिमिलरली ये जो डेयरी है, डेयरी में जैसे क्रीम आ जाती है, चीज़ आ जाती है, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। अब हम कहेंगे पुराने वक्तों में क्यों नहीं कॉज करते थे, बिकॉज वो लोग तो कंज्यूम ही ये सब कुछ करते थे, ऑर्गेनिक चीज़ें सारी। तो उनका स्ट्रेस लेवल बहुत कम था, उनकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब तो गाड़ियाँ, ये वो, पोल्यूशन बहुत कम थी। तो इन सब, फिर उसके बाद जो वीट प्रोड्यूस करते थे, अब बल्क में प्रोड्यूस करनी होती है हमने वीट, तो उसमें ग्लूटेन का अमाउंट इतना ज़्यादा होता है। देन जब हम डेयरी जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा होता है, हमारी कैटल को इंजेक्शंस लग रहे हैं, हार्मोन्स वगैरह, तो वो उस तरह से ऑर्गेनिक नहीं है चीज़ें, उस तरह से प्योर नहीं है। तो ये बहुत फैक्टर रोल प्ले करता है कि आप जो है जो कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ें, वो किस तरह से कर रहे हैं। मे बी पहले जो ज़माने में जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते थे, वो उनको डाइजेस्ट हो जाती थी। अब के ज़माने में वो इन्फ्लेमेशन अब आप कोई खालिश चीज़ खा ले, आपका स्टमक अपसेट हो जाता है। Exactly. ये मसला है, हमें इतनी मिलावट वाली चीज़ें खाने की आदत हो गई है कि अगर आप कभी देसी घी या कोई खालिश दूध पी ले तो आपको उलझन होना शुरू हो जाती है। होता है तो फिर देखें उसके बाद होता है। एग्जैक्टली, दैट्स हाउ इट इज। अच्छा जी, आमना साहिबा, थोड़ा सा हमें शाकिर अली म्यूजियम के हवाले से भी बताएं, सिंस यू आर क्यूरेटर और आप वहाँ पे दिख भी रही हैं, कैसा उनकी आर्ट, उनके हवाले से? उनकी आर्ट के हवाले से ये कि अगर आप उनकी घर का विज़िट करें, बेसिकली म्यूज़ियम का विज़िट करें, तो आप ये देखेंगे कि वो म्यूज़ियम जो है ना, वो आपको बिल्कुल एक आर्टिस्ट का घर जो होता है ना, लाइक आप उसमें एंटर होंगे, आपको कहीं से कोई आम चीज़ नहीं लगेगी। अच्छा। बिल्कुल आर्टिस्टिक व्यू है। अक्सर जो हमारे आर्टिस्ट हैं ना, जब वो अपना घर डिज़ाइन करते हैं बेसिकली, तो वो म्यूज़ियम का विज़िट करते हैं, उसके बाद अपना घर बनाते हैं, क्योंकि ये घर जो है ना नैयर अली दादा ने डिज़ाइन किया हुआ है। वो बेस्ट आर्किटेक्ट है पाकिस्तान के, उन्होंने, और स्टूडेंट ऑफ शाकिर अली है। अच्छा, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया। हम उनके घर की या म्यूजियम की वो फुटेजेस भी टीवी पे चल रही है, तो मैं साथ साथ वो भी देख रही हूँ। इट्स वेरी इम्प्रेसिव। और सेकंड ये कि उनके घर की खास बात ये है कि उसमें रेड कलर बहुत यूज़ हुआ हुआ है, क्योंकि मोस्ट फेवरेट जो कलर था वो रेड कलर था। उनकी जो फ्लोर है उनका, उसमें रेड कलर है। इसके अलावा जो आप बाहर जाके उनके कोटवार्ड को देखें तो उधर भी ना आपको रेड कलर काफ़ी नज़र आएगा। उनको बेसिकली परिंदों से, और इसके अलावा जैसे ह्यूमन लीव्स होते हैं, इस तरह की चीज़ों से बड़ी इंटरेस्ट था उनको। तो उनकी जो पेंटिंग्स वगैरह ना, उसमें आपको ज़्यादातर जो है ना आपको पिजन्स नज़र आएंगे, और वो बेसिकली ना किसी को, परिंदे को कैद करने के हक़ में नहीं थे कि कैद ना किया जाए, और फीमेल की आज़ादी पे बिलीव करते थे। तो इस वजह से ना उसमें ज़्यादातर आपको घर में ना बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, इस टाइप की चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है। अच्छा, आई हैव हर्ड कि जो ब्रिक्स का इस्तेमाल किया है, इनका घर बनने में या कंस्ट्रक्ट होने में बड़ा टाइम लगा था, क्योंकि जो ब्रिक्स हैं ये हाथ से बनी हुई हैं। नहीं, ये बेसिकली रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल है, ओके। दरअसल उस टाइम पे ये था कि जब ये घर बना रहे थे ना, तो उस टाइम इनके पास जैसे ये पेंटिंग सेल करते थे, तो वैसे ही ये ना उस पे घर पे कंस्ट्रक्शन करते थे। तो जब इनके पास बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए, तो इनको ये आइडिया आया कि ये करते हैं कि अंदर ये ब्रिक्स जो थी ना, उस टाइम वो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी। ओके। तो इन्होंने वो ली, और वो जो इनके इनसाइड पे सारी ब्रिक्स लगी हुई हैं, बेसिकली इनसाइड आउटसाइड दोनों पे लगी हुई हैं। अच्छा। तो वो ब्रिक्स इनकी लगाई गई। ओके, इनकी लगाई गई। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
तो अच्छा, लोगों का इंटरेस्ट क्या है जब लोग आते हैं म्यूजियम? सिर्फ आर्ट लवर्स आते हैं, रेगुलर भी स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं? Okay. बेसिकली यहाँ पर हमारे फॉरेनर डेलीगेशंस भी आते हैं, क्योंकि लोगों को शाकिर अली का एक नाम है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे है। तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हमारे पास फॉरेनर्स आते हैं, वो विज़िट करते हैं, वो शाकिर अली की चीज़ों को देखते हैं। इवन कि वहाँ का जो आप उनकी वॉल्स को देखें ना, तो रूटीन में वॉल जो है ना उसका साइज़ 9 इंच का होता है, लेकिन ये 13 इंच का वॉल है इनकी, बिल्कुल डिफरेंट। इनका म्यूज़ियम की बेसिकली आप उसको स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे लगता है जैसे आप किसी एक तरफ हम जाएं तो ऐसे लगता है चर्च लगता है। उनकी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, गोल गोल, और ये आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि इतने सालों में इनका फ्लोर जो है वो अपनी जगह पे है, किसी किस्म की हमने कंस्ट्रक्शन नहीं करवाई है उस पर, इवन कि पॉलिश नहीं हुई है, लेकिन आपको कहीं से नहीं लगेगा कि वो फ्लोर जो है वो एक्चुअल हालत में है। उनकी विंडोज़, उनके डोर सेम एक्चुअल है। ओके, लवली लवली। अच्छा जी, किचन में बहुत धुएं, खुशबुएं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मुबीन, बताएं हमें। जी, मैं एक्चुअली सॉर्टेड वेजिटेबल रेडी कर रहा हूँ फिशेस क्लॉप की, और तकरीबन जो कि रेडी हो चुकी है, सिर्फ एक 1 मिनट के लिए मैंने इसे सेपरेट साइड पे रखा है। उसके बाद हम सॉस रेडी कर रहे हैं। सॉस में ये क्या चीज़ें हमारी डाल रहे हैं पेपर सॉस है जी, इटालियन पेपर सॉस, लेकिन ये दूसरी पेपर सॉस से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, उसमें दूसरी पेपर सॉस में जो है सम शेफ्स जो है वो पेपर्स ऐड करते हैं, ब्लैक पेपर्स हैं, वाइट पेपर्स हैं, ठीक है, कैने पेपर्स हैं, एनीथिंग और भी बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें जो स्पेशली है हम बेल पेपर यूज़ कर रहे हैं। बेल पेपर यूज़ जी, वो भी इसलिए कि इसका एक ऑथेंटिक सा फ्लेवर है, क्योंकि जो इटालियन कुजीन है और थाई कुजीन है, ये बड़ी एक स्पेसिफिक कुजीन है, इसे हर बंदा टच नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक और है। इसके अरोमास, इसके कलर्स, इसके फ्लेवर्स ही इसकी ताकत है, इसकी पहचान है। तो इसलिए हमने तकरीबन सॉस का आधा मीटर रेडी कर लिया है। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिश है जो कि पंजासियस है। ओके। ठीक है, इसमें हमने इसको मैरिनेट किया है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, मस्टर्ड से, ठीक है, ऑयल से, ऑरिगानो से, वाइट पेपर से और सॉल्ट से। ठीक है, और इसके बाद जो है अब हम तैयारी पे अपनी थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, तो इसके साथ ठीक है, ठीक है, आप करते रहे मीनवेल। मुझे आप थोड़ा सा अपना बताएं, आपकी स्पेशलिटी क्या है कुजीन्स में? एक्चुअली मेरी जो स्पेशलिटी है वो मल्टीपल है, और मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह 16 कुजीन्स इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है, जिसमें थाई है, ठीक है, उसके बाद इटालियन है, उसके बाद ब्रिटिश है। ब्रिटिश फूड पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। इस्लामाबाद एम्बेसी में जितना मेन्यू चल रहा है ब्रिटिश फूड का सारा मेरा है। अरे वाह, ठीक है, एक इतनी यंग एज के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, उसके बाद जी, तो आपने कैसे सीखा ब्रिटिश? क्योंकि एक्चुअली मुझे मेरे फादर जो हैं वो सूबेदार मेजर हैं, रिटायर्ड। ओके, ठीक है, और उनको था कि मैं ऑफिसर बनूं किसी भी शोबे में, MES में, किसी भी शोबे में। ठीक है। तो मेरी मदर जो थी वो चाहती थी कि एक अपना जो है ये शौक पूरा करे किसी भी काम में। तो मुझे एक शेफ़ बनने का बड़ा शौक था। मैं देखता था कि डॉक्टर्स ने वाइट कोट पहना होता है, शेफ्स ने पहना होता है। मैंने कहा डॉक्टर तो मैं बन नहीं सकता, मुझे शौक नहीं था। तो फिर मैंने ये ज्वाइन नहीं की। मेरे फादर मुझे कहते थे क्या खानसामों वाले काम है। मैंने कहा फादर थोड़ा सा टाइम दे मुझे। और आज मेरी 26 एज है और मेरे पास तकरीबन 12 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। लवली। और उसके बाद मेरे पास सर्टिफिकेट होल्डर हूँ मैं कोथम से, और उसके बाद फूड एंड सेफ्टी का, हाइजब का मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस है, और उसके बाद सर्टिफिकेट्स हैं। फिर मैं टीचर हूँ कैलनी आर्ट्स का। ओके, लवली। ठीक है जी, कोथम में मैं टीचिंग करता हूँ, और उसके बाद ईथम में मैंने जो है काफ़ी तकरीबन 3-4 माह टीचिंग की है, 2-3 बैचेस करवाए हैं मैंने। जबरदस्त जबरदस्त, ये देखें ना, ये होता है पैशन जिसको आप परस्यू करते हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी डिस्कशन को जारी रखें। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए हम। ऑफ एयर बड़ी अच्छी डिस्कशन कर रहे थे, और ऑफ एयर में पता चला कि हमारे पास जो शेफ़ हैं उनको मुख्तलिफ डाइट्स के अंदर वो बड़े एक्सपर्ट हैं, और कीटो डाइट पे वो बता रहे थे कि उनको बड़ा एक्सपीरियंस है। तो पहले आप हमें बताएं मुबीन के कीटो डाइट को लेके आप किस तरह के, चूँकि सिंस यू आर शेफ़, प्लान्स बनाते रहे हैं, फिर हम डॉक्टर हमारा से भी इसके फ़ायदे नुकसानात पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं कीटो डाइट को बहुत प्रेफर करता हूँ। अच्छा। फर्स्ट ऑफ मी अपनी ज़ात के लिए। ओके। क्योंकि कीटो डाइट जो है ना, ये जितनी मुश्किल है उतनी ही फ़ायदेमंद भी है और उतनी यूनिक भी है तमाम डाइट से। ठीक है। कुछ लोग जो है वो डाइट यूज़ करते हैं अपनी जेनेटिक के लिए, कुछ लोग डाइट यूज़ करते हैं अपनी ब्यूटी के लिए, कुछ लोग डाइट यूज़ करते हैं अपनी फिटनेस के लिए। तो ये एक ऐसी डाइट है कीटो मेरी नज़र में कि ये एवरी मोमेंट पे, ठीक है, और हर जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। आपकी ब्यूटी, फिटनेस और हर चीज बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो सिमिलरली जो इसके अंदर से हम कैल्शियम निकालते हैं, प्रोटीन निकालते हैं, जो इसके अंदर से हमें और विटामिन, मल्टीविटामिन मिलते हैं,
वो हमारे एवरीथिंग काफ़ी जगह पे यूज़ होते हैं, जिंक की जगह पे आ जाते हैं मेडिकली फॉर्मली काफ़ी जगह पे यूज़ होते हैं। फिर दूसरी बात ये इसमें जो है ना इंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, ज़्यादा है भी बड़ी स्ट्रिक्ट है और ज़्यादा नहीं भी है। अब कॉलीफ्लावर है, गोभी है, हमारे घरों में आम होती है। अब जो फॉरेनर्स लोग हैं वो क्या करते हैं, वो गोभी के राइस बहुत शौक से खाते हैं, कॉलीफ्लावर राइस, वो सूप भी बहुत शौक से पीते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो घर में गोभी निकालते हैं, उसे अच्छी तरह साफ करते हैं, उसके बंचेस सेपरेट करके उसे ग्राइंड करते हैं, वो दिस इज कॉलीफ्लावर राइस। ठीक है, उसके बाद वो 2 फिले लेते हैं चिकन के, ठीक है, उसे हल्का सा वो ऑलिव ऑयल के अंदर स्टीर करके, ठीक है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और गार्लिक डाल के साथ निकाल लेते, साथ थोड़ा सा वो उसी का जूस निकाल लेते हैं चिकन का, वो उनका एक सेपरेट मील बन जाता है। क्या बात अब कितनी इजी डाइट हो गई कि चावल, उसके गोभी के चावल, कॉलीफ्लावर राइस भी आ गए, उसी चिकन को उन्होंने निकाल के साइड पे अपने लिए प्रोटीन भी कर लिया, फिर उसी का जूस निकाल के साइड पे उन्होंने विटामिन भी ले लिए यखनी के लिए, ठीक है, और उसी को निकाल के उन्होंने एक अपना मील बना के आराम से तसल्ली से बैठ के अपना मील फिनिश कर दिया। गोभी की बात करें, हमारे देसी घरों में गोभी बना के दिखाए कोई, घर वाले नहीं छोड़ते हमें, तो मैं तो खुद लड़ने लग जाती हूँ आज गोभी क्यों बनाई आप लोगों ने। लेकिन ठीक है डॉक्टर, हमारा ये जो भी बात करें हैं कि अगर आप सही तरीके से कोई डाइट करें तो उसके नुकसान नहीं होते। मैं अभी और फिर भी आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करी थी, बट बहुत सारे लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है। तो हमें बताइए कैसे कीटो डाइट को लेकर आप उसको इतने एप्रोप्रिएट वे में कर सकते हैं कि आपकी बॉडी को नुकसान भी ना हो उसके। ऑलराइट, कीटो बेसिकली डाइट नहीं है, ये लाइफस्टाइल है, ये हम सबने सुना होगा। आपको इसको मेंटेन करना होता है, ये नहीं कि आपने 1 महीना किया और उसके बाद छोड़ दी। उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि आपको वो सारा जो आपने वेट लूज किया होता है वो आपको डबल में वापस गेन हो जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। तो कीटो अब ऑब्वियसली लो कार्ब है, प्रोटीन एंड देन फैट आपने ज़्यादा लेना होता है इसमें, ठीक है। पहले कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करते हैं कि जिन लोगों को जैसे अंडरलाइन कंडीशंस हैं, फैटी लिवर है, इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं कि उनकी बॉडी में फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि कीटो में लेना ही फ़ैट होता है। अगर आप उसको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये कि आपकी बॉडी के जो है ऑर्गन्स के अराउंड फैट की लेयर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, विच इज़ एक्चुअली प्रीटी डेंजरस। ठीक है, ओके। तो अगर तो आप उसको लॉन्ग टर्म में करें तो ठीक है, वही फैट आपके लिए कंज्यूम होके इवेंचुअली इट विल एंड, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आपको यही है कि ये इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस। एंड देन एक और कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपको कीटो फ्लू हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा कीटो, जो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की कीटो करते हैं, तो और आप अपने मल्टीविटामिन्स, अपने सप्लीमेंट्स पूरे नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप अपनी परसेंटेज जितना आपको प्रोटीन, फैट और कार्ब चाहिए जिस पोर्शन में, अगर आप वो भी सही नहीं ले रहे, फर्स्टली आपको कीटो फ्लू हो सकता है, आपको कीटो रैश हो सकता है, हेयर फॉल जैसे आप बता रही थी, अगर आप सप्लीमेंट्स बायोटिन साथ साथ नहीं लेते आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। एंड देन अगर आपकी कीटो बहुत शॉर्ट लिव्ड है तो आपका सारा वेट वापस आ जाएगा। नाउ द राइट वे टू डू कीटो, फर्स्टली कीटो के प्रोज पे भी बात करते हैं। इंस्टेंट वेट लॉस है, अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए यू विल गेट इट, ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियसली ब्यूटिफाई करता है आपको एंड ऑल, क्लीन ईटिंग है इसमें भी आपकी, आप जो है फैट्स लेते हो, आप सैलड्स वगैरह लें इसमें, बिकॉज सैलड्स अलाउड होते हैं, तो वो आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत हेल्प आउट करते हैं। जी, इसके अलावा क्या सवाल था? बस यही, हमने कीटो के प्रोज एंड कॉन्स पे बात की कि इट्स गुड, लेकिन आपने अगर अच्छी आपकी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके आप कर रहे हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ रिक्वायर्ड है क्या नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी, आप अपना जैसे कीटो में कहते हैं कार्ब बिल्कुल कम कर देने हैं, फैट ज़्यादा लेना है, प्रोटीन मॉडरेट लेना है, आप अपना प्रोटीन ज़्यादा रखें, ठीक है। इट्स नॉट बेसिकली कीटो थोड़ा प्रोटीन डाइट की तरफ आ जाता है, बट अगर आप करना ही चाहते हैं आप कार्ब अपने लो कर दें, बिल्कुल जीरो मत करें, बिकॉज कार्ब भी बॉडी को चाहिए होते हैं, जी ज़रूरी होते हैं, वरना आपको हेडेक होती है, नॉजिया फीलिंग आती है, स्ट्रेस होता है बहुत और गुस्सा भी आ रहा होता है। तो ये है कि प्रोटीन आप ज़्यादा लें और फैट्स को जो है वो आप मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करें। ये नहीं कि हर चीज़ फैट, चीज़, क्रीम सारा, क्योंकि उसमें कॉफ़ी में भी, चाय में भी आप क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, तो इतना फैट ना लें कि आपकी बॉडी उसको मैनेज ही ना कर सके, प्रोटीन ज़्यादा रखें, कार्ब लो रखें। ओके, कार्ब लो रखें, प्रोटीन ज़्यादा लें। अच्छा जी अहमद साहब, मैं उस दिन एक वीडियो देख रही थी जिसमें दुनिया की टॉप कंपनीज़ के CEOs थे एंड दे वर टॉकिंग अबाउट AI। उसमें उनकी ये था कि जी हमारी लाइफ, हमारा जो वर्क रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो विद टाइम बेटर हो रहा है क्योंकि हम AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम पाकिस्तान के अंदर इसको इतना लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं एज एन IT एक्सपर्ट? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, यानी इट्स अ वेरी सिंपल आंसर कि हम उस तरफ देख ही नहीं रहे। हम ये छोटे छोटे फ़ायदे, अभी मैं मैम से भी यही बात कर रहा था कि जी छोटे फ़ायदे, जस्ट लाइक जैसे वो हमने वीडियो की बात की,
ठीक है, वही बात कि जी हम कोई भी ऐसी चीज़ देख लें, जैसे हमने चैट जीपीटी को समझ लिया पता नहीं क्या चीज़ है, या लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं या बिल्कुल ईजी हुए हैं। कोई सीखने की तरफ नहीं आ रहा कोई। अच्छा, जितने भी लोग सीखने की तरफ आ रहे हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्यों। वो क्या सीखना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। आजकल AI टूल्स आ चुके हैं, उन पर काम करें प्रॉपरली, सही तरीके से सब चीज़ें करना शुरू करें। पॉलिसीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग वही बात एक अपर लेयर पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, अब दुनिया, जब हम जाके दुनिया में मिलते हैं ना, किसी को दुबई चले जाएं कहीं पे, वहाँ पे लोग आपको इसी तरह की बातें कहेंगे, नहीं जी हम इससे ये अचीव कर रहे हैं। देखें, AI इज अ प्रोडक्टिविटी टूल। उसने आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना है असल में। आपके 24 घंटे का काम उसने 2 घंटे में करना है, बाकी 22 घंटे काम उसने दूसरे कामों के लिए आपको दे देना है असल में। जैसे इसकी एक मिसाल ऐसे ले लें कि जी जैसे अभी हम सारे चल के आए हैं टांगों पे अपने, किसी को फील हुआ है कि हम टांगों पे चल के आए हैं? नहीं। द रीज़न, क्योंकि हमें आदत हो, लेकिन एक 2 साल का बच्चा चल रहा होगा ना, वो कभी गिरेगा, उसको फील होगा। ठीक है, जैसे अभी हम डाइट की बात कर रहे थे, सॉरी, ठीक है, जब डाइट करनी शुरू करता है ना, बंदे को फीलर आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर पता लगता है। हाँ, जैसे वो आपने कहा माशाल्लाह आपको खाने पसंद है, वो मुझे याद है कि जब मैंने पिज़्ज़ा वगैरह और वो मेल्ट चॉकलेट केक छोड़ा था ना, हाय यस एग्जैक्टली, ठीक है ना, तो मैं वो जब घर आता था ना, और वो भी नैंडोज वाला एक्चुअली, ठीक है, वो बड़ा मजे का होता है। ओहो, कैसी बातें हो रही है सुबह सुबह। ठीक है। अच्छा, दूसरी, अब मैंने फ्रिज खोलना और देखना और फिर बंद करना है। अब वो जितना मुश्किल काम है वो आप समझ सकती हैं, मैं समझ सकती हूँ। मुंह को ताले लगाने पड़ते हैं आपको अपने, बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्टिव बनना है हमने देखना है कि इसका असली यूज़ क्या है। ये क्या बात हुई कि जी आपने वीडियो बना ली और जी आप उससे वायरल हो गए, हो क्या बात बना दी, या किसी यूट्यूबर ने आके आपको ये कह दिया ये वाला कोर्स परचेज कर लें, कल को $1000 कमा लें। इट्स अ जोक, इट्स अ जोक। अच्छा, ये जो मैंने जो वीडियो देख रही थी, मुझे इतना मज़ा आया। वो तकरीबन 3 मिनट की एक वीडियो थी और उसके अंदर वो बता रहे हैं कि हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, लोगों की जो हैसल है वो कम हो रही है, एम्प्लॉयज हमारे पास हैं क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल करना है AI का। लोगों को पाकिस्तान में, मैं एक मीडिया चैनल के ऊपर देख रही थी डिस्कशन, एंड दे वर लाइक हमारी तो नौकरियां जी खतरे में पड़ गई, नौकरी खत्म हो गई क्योंकि अब AI आ गया। लेकिन भाई AI को भी तो इस्तेमाल किसी ने करना है। मैं इसकी ना एक सिंपल मिसाल देता होता हूँ। सपोज करें 5 आपके पास ना कश्ती चलाने वाले लोग हैं, चप्पों से कश्ती चलाते हैं, जी ठीक है, उनमें से 2 को पता लग जाता मोटर वाली कश्ती आने वाली है। हाँ। ठीक है, 5 जो पहले चलाते हैं ना, वो पूरे दिन में 1 टूर करते हैं और जो चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं। ठीक है, 2 को पता लग गया मोटर वाली कश्ती, उसको सीखना शुरू कर देते हैं, उसके प्रोडक्टिव बना। अब जब मोटर वाली कश्ती आएगी, किन 2 को जल्दी काम मिल जाएगा, कौन 3 जो है धरना दे के बैठ जाएंगे और एहतजाज करना शुरू करेंगे, हमारी तो नौकरियां खा गए, क्योंकि वो 2 तैयार ही नहीं थे उस काम के लिए। अब वो 10 चक्कर लगा रहे हैं, पहले वो 1 चक्कर लगाते थे, उनकी इनकम भी बढ़नी शुरू हो गई। हम इस तरह नहीं देख रहे हैं चीज़ों को। हम पता है क्या ये सोच रहे हैं, नहीं जी वो किसी ने कोई भी टूल बना दिया, उसने जी हमारी जॉब खा ली। असल में जैसे मैं अगर HR के लोगों की बात करूँ ना, HR MBA HR करके या HR की कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लेके उसका काम नहीं है कि वो CV छांटे असल में। Exactly. ठीक है, या मैस कम्युनिकेशन के बंदे का काम नहीं है कि वो सैटेलाइट का काम करे, वो सैटेलाइट के बंदे का काम है। देयर इज अ डिफरेंट, हर किसी का काम डिफरेंट है। तो अगर आप उसमें यूटिलाइज, आपको बेहतर तौर पे आप एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट। आपने सीखने की बात की, क्या हम सीख रहे हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ कोई ऐसी कोर्सेज, ऐसी कोई ट्रेनिंग्स जो AI रिलेटेड हो? ट्रेनिंग्स बहुत सारी हो रही हैं, बट उनका जो मेन फोकस है वो जनरेटिव AI है, और वो प्रोग्रामिंग की तरफ बच्चों को लेके जा रहे हैं। व्हाट आई पर्सनली थिंक कि प्रोग्रामिंग की अब उस लेवल पे ज़रूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग आपको AI टूल्स कर देते हैं। ठीक है, यानी आप जाके कोई भी चीज़ लिखें, लाइक फॉर मी यू आर अ प्रोग्रामर एज वेल राइट नाउ। मैं अगर आपको कहूँ ना कि जी एक ऐप डिज़ाइन करनी है, यू जस्ट गो टू द चैट GPT, उसके ऊपर आप लिखें कि जी मुझे ये इस टाइप की ऐप चाहिए, बल्कि इसके भी AI टूल्स आ चुके हैं जो कि विद इन 5 मिनट्स आपको ऐप बना के दे देते हैं। अच्छा, बाय द वे, जस्ट इसी आपके माशाल्लाह मीडिया इसके प्रोग्राम के थ्रू हर ऐप डाउनलोड ना कर लिया करें ऐसी देख के ना। ठीक है, वो बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं, वो आपके फ़ोन का डेटा उठा लेते हैं। अच्छा, और इसको हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं? इसको फिल्टर ऐसे कर सकते हैं कि जी सबसे पहले वो देखें कि वो इशू किसने किया हुआ है। हमारे यहाँ क्योंकि वही नॉलेज नहीं है ना, हमें किसी ने बता दिया कि ये जी एक ऐप आ रही है, या गवर्नमेंट ये एक ऐप निकाल रही है, लोग पता क्या करते हैं, उस नाम की ऐप फॉरेन मार्केट में ले आते हैं, जिसके थ्रू फ्रॉड्स होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही फ्रॉड हुआ, उन्होंने जी आपको एक ईमेल भेजी, आपके थ्रू वो आपका डेटा ले लिया फॉरेन से पहले। अब आपका व्हाट्सएप भी हैक हो चुका हुआ है, आपके फ़ोन भी हैक हो चुका हुआ है, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, आपको समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है।
अनटिल आपने जी फ़ोन साइड पे रखा, उसके बाद पता लगता है जी आपने 2 लाख का कर्जा ले लिया हुआ है, आपको कॉलें आ रही हैं। वो असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ हुआ, लेकिन लोग ये फ्रॉड कर रहे हैं। देखें, एक ऐप बनाना जितना आसान हो गया हुआ है ना, जैसे आज हमारा टॉपिक ही माशाल्लाह ये था कि हमने इसकी, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। तो जो आप ऐप देखें, सबसे पहले उसकी वेबसाइट देखें कि वो कहाँ से लॉन्च हुई है, क्या असल में वो एप्लीकेबल भी है कि नहीं, कोई बंदा है उसके बैक साइड पे कि नहीं है, देन उसको डाउनलोड और मेरे ख्याल से जो एप्पल स्टोर वगैरह के ऊपर या आपको एंड्रॉइड पे मिल जाती हैं वो शायद फिर थोड़ी ऑथेंटिकेट हो जाती है, जो डायरेक्ट वेबसाइट से करते हैं वो नहीं करनी। वो उस पे आपको जरूर रिसर्च और उस पे एग्जामिन या कोई आपको जिस तरह SMS पे लिंक आ रहे होते हैं या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे लिंक आ रहे होते हैं, नेवर क्लिक ऑन, और वो लिंक भी खोलने चाहिए, क्लिक ही नहीं करना। यानी वो मेरे जैसा बंदा तो पता क्या करता, मुझे कोई अगर ऐसे सपोज करें, अगर आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको कॉल करके पूछूंगा ये क्या भेजा है। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक हो गया। इन द एंड आमना साहिबा, कुछ भी आप हमारे प्लेटफॉर्म से कहना चाहें शाकिर अली म्यूजियम को लेकर, उनके काम के हवाले से, कैमरा इज ऑल योर्स। मैं ये कहना चाहूँगी कि शाकिर अली म्यूज़ियम जो है ना, वो हमारे यंग आर्टिस्ट को प्रमोट करता है रेगुलर बेसिस पे। हमारे इधर एग्जीबिशंस होती हैं, हमारे इधर म्यूज़िकल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हमारे पास प्रोफेशनल्स भी आते हैं और यंग आर्टिस्ट भी आते हैं। तो ये कि मैं कहूँगी कि आप लोग आएँ, शाकिर अली म्यूज़ियम का विज़िट करें। और इसके अलावा जो आपके बच्चे जो आजकल एजुकेशन में है बेसिकली, उनको आपको शाकिर अली का म्यूज़ियम का विज़िट ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे जो उनसे होते हैं ना, उस टाइम उनकी ग्रोइंग एज होती है, उसमें आपको हर तरह की एक्टिविटी, आपका माइंड जो है ना क्लिक करता है, चीज़ों को देखता है, तो वो इस चीज़ को करते हैं कि आप क्या, कैसी जगह है, क्या है। तो म्यूज़ियम ऐसी जगह है जिसमें बच्चों को आना चाहिए। बच्चे आते हैं ना, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं होती है। अब हमारे पास रिसर्च करने वाले बच्चे भी आते हैं, और वो बैठ के बाकायदा तौर पर कोई लाइट्स पे रिसर्च करता है, कोई आपकी शाकिर अली की पेंटिंग्स पे रिसर्च करता है, कोई उनकी बिल्डिंग पे करता है। That's amazing। और म्यूजियम्स का विजिट आई गेस स्टूडेंट्स के लिए कंपल्जन होना चाहिए। हम हमारे यहाँ म्यूजियम्स को लेकर काम तो कर रहे हैं, बट इंटरनेशनली लोग या स्कूल्स या स्टूडेंट्स के लिए म्यूजियम की जो एक्सेस है, या वहाँ पे जाके जिस तरह का काम वो देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ज़ाहिर उनके इंटरेस्ट भी उस हवाले से डेवलप होते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर हमारा आपका भी है, मतलब आपका भी, और डॉक्टर अन्ना आपका भी। इसके साथ साथ जी मुबीन सलीम भी हमारे साथ मौजूद है। इनका खाना मुझे लगता है ऑलमोस्ट बन गया, मैंने क्लोजिंग करनी है। बिल्कुल कुक हो चुका है, बिल्कुल बस प्रेजेंट करना है। आप इसको प्रेजेंट कर दें जल्दी से, क्योंकि मैंने प्रोग्राम खत्म करना है, क्योंकि हमारे पास एक ब्रेकिंग भी चल रही थी, उस पर भी हम बताते हैं कि क्या हुआ इन द एंड। जाते जाते मैं आपका भी मूड नहीं ख़राब करना चाहती, लेकिन ये प्रेजेंटेशन हो जाएगी तो हम आपको बता देंगे। ओके, और हमने फिश फ्राई कर लिया जी? जी फिश फ्राई। ओके, लवली। ये अच्छा, आप ये जो ट्रे है ना, ये उस तरफ रख लें ताकि कैमरे में कैप्चर हो जाए। उस तरफ? हाँ जी, उस तरफ रख लें टेबल पे, ताकि हाँ जी ट्रे को एग्जैक्टली ताकि वो कैमरे में नज़र आ जाए कि आपने जो बनाया है। एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट। अभी आप इसकी सॉस भी रेडी है, और आप इस पे सॉस के साथ इसको प्रेजेंट करेंगे। इसके ऊपर हम सॉस सर्व करेंगे, साथ पेपर सॉस है इसकी। ठीक हो गया। रेसिपी आपको हमारे सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगी जी, और मुबीन ने भी हमें रेसिपी बता दी है। ये फाइनल प्रेजेंटेशन है, इसके बाद ये इस पर सॉस करेंगे, और मैं प्रोग्राम ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। आज मंडे था जी, पूरा वीक बाकी है, हम और आप मिलते रहेंगे। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान हार गया है वेस्ट इंडीज़ से दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान के अंदर। ये बुरी खबर थी, आप अपना मूड ख़राब करें। मैंने अच्छा करने की कोशिश की थी और मैंने इस पूरे प्रोग्राम में कोशिश की आपका मूड अच्छा रहे, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तानी टीम है वेरी अनप्रेडिक्टेबल, और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।